जब आप किसी के पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं तो उनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो जब मुझे पता चला कि लीडिया, वो कैंपस ब्यूटी जिसने मेरे कन्फेशंस को 99 बार रिजेक्ट किया, असल में पहली नज़र में ही मुझ पर मर मिटी थी, लेकिन मुझे सिर्फ इसलिए घुमाती रही ताकि उसे चेस किए जाने का थ्रिल मिल सके। बार बार मुझे रिजेक्ट करते हुए मैंने तय कर लिया कि अब बस। मैं सीधा अपने एडवाइज़र के पास गया और ओवरसीज स्टडी प्रोग्राम में अपनी स्पॉट सिक्योर कर ली। जाने से पहले क्लीन ब्रेक लेने के इरादे से मैंने तय किया कि मैं लिडिया से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ दूंगा उसकी बर्थडे पार्टी में। पर जब मैं वहां पहुंचा तो पार्टी पूरे स्विंग में थी। प्राइवेट रूम से जानी पहचानी आवाजें आ रही थी। ईथन लेट क्यों है, कहीं वो कोई बड़ा सरप्राइज तो प्लान नहीं कर रहा? वो पहले ही 99 बार कन्फेस कर चुका है। नंबर 100 तो बस आने ही वाला है। लिडिया, इस बार तुम्हें सच में यस कह देना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. सबको पता है तुम उसे लाइक करती हो। अगर तुमने उसे फिर से टर्न डाउन किया तो तुम्हारा ये ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए जा सकता है। लड़कियों की ये टीजिंग सुनकर लिडिया पूरी तरह कॉन्फिडेंट लग रही थी। ईथन मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जब वो अगली बार कन्फेस करेगा तो मैं यस कह दूंगी। उसकी वो टोन, वो सर्टेनिटी, वो सेल्फ अश्योरेंस मुझे निहायती पैथेटिक लगी। अगली बार, अब कोई नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इन 2 सालों में लिडिया को चेस करते हुए मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। मैंने अनगिनत क्लासमेट्स के मजाक को इग्नोर किया। हर एक दिन मैंने उसे खुश करने के नए तरीके ढूंढे और बदले में उसने मुझे एक बार भी कुछ नहीं दिया। मैंने कई बार गिव अप करने का सोचा था। ना जाने कितनी रातें मैंने अंधेरे में अकेले रोते हुए गुजारी, लेकिन हर सुबह मैं खुद को संभालता और वापस उसके पीछे लग जाता। मैं तो गिव अप करने के लिए भी तैयार था, वो ओवरसीज एक्सचेंज प्लेसमेंट जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। फिर एक दिन मैंने गलती से लिडिया का फोन देख लिया। उसके फोन में मेरा कॉन्टैक्ट नेम माई डार्लिंग हस्बैंड सेव था। उसके फोटो एल्बम में मेरी 1000 से भी ज्यादा तस्वीरें थीं। लेकिन सच जानने के बाद मुझे खुशी नहीं हुई, बल्कि एक गहरी जलती हुई आयरनी और रेज महसूस हुई। मैं थक चुका हूं, अब और नहीं। अब मैं बस यही चाहता हूं कि मैं लिडिया की दुनिया से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाऊं। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर चल रही हर बातचीत अचानक रुक गई। सबने एक अनस्पोकन एग्रीमेंट के तहत मुंह फेर लिया, अपनी बातों का टॉपिक बदल दिया, जैसे उन्होंने मुझे देखा ही ना हो। लिडिया ने अपनी ड्रिंक उठाई और वापस गेम में लग गई। उसका एक्सप्रेशन एकदम डिस्टेंट और कोल्ड था। उसने आंख उठाकर देखा तक नहीं। मैं उसे देखता हूं और सोचता हूं, व्हाट अ परफॉर्मेंस। उस कमरे में मौजूद हर इंसान मुझे ऐसे अनदेखा कर रहा था जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। लेकिन मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट महसूस नहीं हुई। मैं शांति से कॉर्नर में रखी खाली सीट की तरफ गया और बैठ गया। अगले 1 घंटे और उससे भी ज्यादा वक्त तक सब मेरे आसपास हंसते बातें करते रहे और मैं अकेला अपना फोन स्क्रॉल करता रहा, एक गोस्ट की तरह इनविजिबल। पहले जैसे लिडिया कमरे में आती थी, मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसके पास पहुंचाता था, सिर्फ उसकी अटेंशन पाने के लिए। यहाँ तक कि इस बर्थडे पार्टी में आने के लिए भी मुझे हफ्तों तक मिन्नतें करनी पड़ी और ना जाने कितने लोगों ने मेरी सिफारिश की, तब जाकर उसने मुझे इनवाइट किया। किसी भी लॉजिक से देखा जाए तो जिस चीज को पाने में इतनी मेहनत लगी हो उसे ज्यादा केयर के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे वहां यूं अनबॉदर्ड, रिलैक्स्ड और इंडिफरेंट बैठा देखकर जैसे उसके बर्थडे की मेरे लिए कोई अहमियत ही ना हो। मेरी अनफेमिलियर इंडिफरेंस आखिरकार लिडिया को चुभने लगी और वो छुप छुप कर मुझे देखने लगी। बर्थडे सॉन्ग और केक कटने के बाद गिफ्ट्स का टाइम आया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक सबने अपने गिफ्ट्स नहीं दे दिए। फिर मैं आराम से उठा, अपने बैग में हाथ डाला और उसे एक कैलेंडर थमा दिया। कमरे में मौजूद हर कोई मुझे घूरने लगा। वो मेरी हथेली से भी छुआ था। मुश्किल से 30 पेजेस का एक बहुत ही चीप दिखने वाला कैलेंडर। मैंने उन सबके रिएक्शंस को इग्नोर किया और सीधा लिडिया की आंखों में देखते हुए शांति से कहा, लिडिया, आज से हर दिन इसका एक पेज फाड़ना। जब तुम आखिरी पेज पर पहुंचोगी तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक बिलेटेड बर्थडे प्रेजेंट। उसकी रूममेट जोर से हंस पड़ी। तो ये कन्फेशन नंबर 100 का काउंटडाउन है। 2 साल हो गए और तुम अब भी लगे हुए हो। मान गए तुम्हारी डेडिकेशन को। तुम सच में लिडिया के लिए क्रेजी हो ना? उनकी इस टीजिंग में आकर लिडिया ने भी यही अज्यूम कर लिया कि ये मेरे 100th कन्फेशन का काउंटडाउन कैलेंडर है। उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आई और फिर पलक झपकते ही गायब हो गई, जिससे उसका चेहरा एकदम अनरीडेबल हो गया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं कंसिडर करूंगी। अगर तुम 100 कन्फेशंस तक पहुंच गए, मैंने ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं यस कहूंगी। वो सब गलत समझ रहे थे। जिस दिन वो इसका आखिरी पेज फाड़ेगी वो मेरे कन्फेशन का दिन नहीं होगा। वो दिन होगा जब मैं उसकी दुनिया से हमेशा के लिए वैनिश हो जाऊंगा। मैंने उनकी गलतफहमी दूर नहीं की। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, लिडिया,
मैं इतने लंबे समय से तुम्हें चेज कर रहा हूं पर तुम पर कोई इंप्रेशन नहीं डाल पाया। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है। सवाल सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब उसे बड़े ही अजीब एक्सप्रेशंस के साथ देखने लगे। लिडिया ने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से होंठ खोले। मेरा आइडियल टाइप इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, दरवाजा जोर से खुला और सबकी निगाहें उस तरफ मुड़ गईं। सबके सामने जूलियन अंदर आया, हाथ में एक ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट लिए। लिडिया का चेहरा एक वार्म स्माइल के साथ खिल उठा। हैप्पी बर्थडे लिडिया। उसकी नजरें उन लफ्जों के साथ साथ पूरी तरह जूलियन पर जाकर टिक गईं। उसने एक उंगली उठाई, टेबल पर हल्के से टैप किया और अपनी अधूरी बात पूरी की। मेरा आइडियल टाइप है कोई चेयरफुल और इजी गोइंग, क्लीन कट, हैंडसम, एक बॉय नेक्स्ट डोर की तरह। जूलियन अभी दरवाजे से अंदर ही आया था कि उसका चेहरा चमक उठा। वो जल्दी से उसके पास गया, अपना केयरफुली प्रिपेयर्ड गिफ्ट उसके हाथों में थमाया और उसे उसी वक्त खोलने की जिद करने लगा। पल भर में ही पूरे कमरे की अटेंशन शिफ्ट हो गई और किसी ने भी हमारे उस पुराने टॉपिक के बारे में दोबारा नहीं सोचा। उन दोनों को भीड़ से घिरा देखकर मेरे चेहरे पर कोई हर्ट नहीं था। मैं एक काम एक्सप्रेशन के साथ अपनी कॉर्नर सीट पर लौट आया। बाकी पूरी शाम लिडिया जहां भी जाती, जूलियन उसके पीछे पीछे जाता। वो हंसते और बातें करते, एक दूसरे को टोस्ट से बचाते और एक ही केक का पीस शेयर करते। मैं उन्हें चुपचाप देखता रहा और पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। लिडिया चिंगा यूनिवर्सिटी की सबसे सॉर्ट आफ्टर गर्ल थी, लेकिन उसने हमेशा बाकी लड़कों को खुद से दूर ही रखा। बस एक एक्सेप्शन था, जूलियन। उसका चाइल्डहुड फ्रेंड जो उसी के साथ बड़ा हुआ था। जब उसके बाल माथे पर आते तो वो खुद उन्हें ठीक करती। वो उसके साथ क्लास तक जाती और उसका बैग उठाती। वो उसकी तरफ से दूसरे स्कूल्स की लड़कियों के साथ बेट्स लगाती और उन्हें कॉम्पिटिशन्स के लिए चैलेंज करती। उसकी ये हर एक छोटी सी केयर मेरे सीने में कांटे की तरह चुभती थी। लेकिन सच जानने के बाद ही मुझे समझ आया कि साथ बड़े होने के बावजूद लिडिया और जूलियन कभी भी इतने क्लोज नहीं थे। जूलियन हमेशा उसके पीछे भागता था और वो हमेशा उसे इग्नोर करती थी। ये तो मेरे आने के बाद शुरू हुआ था, जब उसने जानबूझकर मेरे सामने जूलियन के क्लोज होने की ये परफॉर्मेंस शुरू की, सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने और मुझे अपने पीछे और ज्यादा पागल करने के लिए। तो अब लिडिया को ठीक मेरे सामने वही परफॉर्मेंस करते देख मुझे सिर्फ कॉन्टेम्प्ट महसूस हो रहा था। मैंने अपना ग्लास नीचे रखा, उठा और रेस्टरूम की तरफ चला गया। मैंने अपने चेहरे पर ठंडा पानी मारा, जिससे मेरा दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। मैंने अपना चेहरा पोंछने के लिए कुछ पेपर टॉवल्स निकाले और विजन ब्लॉक होने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई मेरे बगल में आ खड़ा हुआ है, जब तक कि जूलियन की वो चुभने वाली आवाज ने सन्नाटा नहीं तोड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ईथन, तुम सालों से लिडिया के पीछे पड़े हो और वो अब भी तुम्हें भाव नहीं देती, और फिर भी तुम में उसकी बर्थडे पार्टी में आने की हिम्मत है। मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, वो तुम्हें लाइक नहीं करती। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? यू पैथेटिक लिटिल एस। उसके ये शब्द मुझ पर जरा भी असर नहीं कर पाए। मैंने उसे बड़ी शांति से देखा। तुम्हारी बात खत्म हुई? जूलियन ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पलकें झपकाता रहा, पूरी तरह हैरान रह गया। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता है पूरे कैंपस में लोग तुम्हें क्या कहते हैं? वो लड़का जिसने 99 बार कन्फेस किया और उसे कुछ नहीं मिला। टोटलिस्ट। तुम्हें तो एक सीरियस स्टूडेंट होना चाहिए था। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? कोई भी अंधा बता सकता है कि लिडिया मुझे लाइक करती है। तुम अपनी आंखें खोलकर इस सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? उसे इस तरह बकवास करते देख मैं बिल्कुल अनमूव्ड रहा। मैंने बस अपनी नजरें उस पे से हटाकर उसके पीछे की तरफ कर ली। इससे पहले कि तुम कुछ और बको, एक बार अपने पीछे देख लो। जूलियन मेरी नजर का पीछा करते हुए घूमा और कंफ्यूज होकर उसने देखा कि डोरवे में लिडिया खड़ी थी। वो साफ तौर पर काफी देर से वहां थी। उसने सब कुछ देख लिया था। ये रियलाइजेशन जूलियन को किसी ठंडे पानी की बाल्टी की तरह लगा। उसके चेहरे से सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक पिटिफुल वुंडेड एक्सप्रेशन ने ले ली। वो दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और तेजी से एक्सप्लेनेशंस देने लगा। लिडिया वैसा कुछ नहीं है जैसा दिख रहा है। ईथन ने शुरू किया था। वो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन लिडिया को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी आंखों से जूलियन को मेरी इंसल्ट करते हुए देखा था, फिर भी वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा, फिर अपनी जैकेट उतारी और उसे जूलियन के कंधों पर डाल दिया। बाहर बहुत हवा चल रही है। तुमने ढंग के कपड़े नहीं पहने हैं, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगी। जूलियन ने भी उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। ये देखकर कि उसे मेरे इंसल्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जूलियन को तुरंत एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल गया। वो फौरन तनकर खड़ा हो गया। उसने जाते जाते मुझे एक आखिरी बार देखा। उसके चेहरे पर एक चौड़ी मॉकिंग ग्रिन थी, जैसे वो मेरी ह्यूमिलिएशन का मजा ले रहा हो। मेरा सिर नीचे था, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा। मैंने उस गीले पेपर टॉवल को मोड़ा, बिन में फेंका और सीढ़ियों से नीचे चला गया। स्टेयरवेल एकदम शांत था।
सिर्फ मेरे कदमों की आवाज गूंज रही थी। उस अंधेरे में मैंने अभी अभी जो हुआ उसे रिप्ले किया और मेरे मुंह से एक हल्की सी ह्यूमरलेस हंसी निकल गई जब उसने अभी अपनी जैकेट जूलियन पे डाली थी ना। उसकी नजरें पूरे वक्त मुझ पर टिकी थीं, जबकि उसके होंठ वो शब्द बोल रहे थे जो जूलियन के लिए थे, तुम जो चाहे कहो। पर वो एक नजर भी देखा। जैसे ही वो जूलियन के साथ कार में बैठी, मैंने उस कार को बारिश में गायब होते हुए देखा और वापस अपने फोन पर राइड ढूंढने लगा। मैंने ठंड में 2 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। जब बारिश थोड़ी कम हुई तब जाकर एक ड्राइवर ने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। जब तक मैं घर पहुंचा रात के 2 बजे बज चुके थे। मैंने डोर कोड पंच किया और जैसे ही मेरा दरवाज़ा खुला मेरे सामने वाला दरवाज़ा भी खुल गया। आगे से घर जल्दी आया करो, तुम्हारे दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खराब होती है। मैंने नोटिस किया कि उसने अभी भी पार्टी वाले कपड़े ही पहने हुए थे। मैं सब समझ गया और मन ही मन कोल्डली स्माइल किया। मैंने बस एक हम किया और सीधा अंदर चला गया। मैंने लाइट ऑन की और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब तक मैंने अपने जूते बदले, बाहर हॉल से दरवाज़ा जोर से पटकने की आवाज़ आई। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने पजामास पहने, एसी ऑन किया और ब्लैंकेट ओढ़कर सोफा पर सिकुड़ कर बैठ गया। ये अपार्टमेंट 6 महीने पहले जब मुझे किसी से पता चला कि लिडिया ने डॉर्मेट्री छोड़ दी है तो मैंने जाकर खास तौर पर यह जगह खरीद ली थी। मैं भी डॉर्मेट्री से निकल गया सिर्फ इसलिए ताकि उसका नेबर बन सकूं। मैं सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता, रात को गुड नाइट बोलता और हर दिन उससे टकराने के बहाने ढूंढता, सिर्फ उसका दिल जीतने के लिए। और चाहे मैंने उसे कितनी भी वार्मथ और केयर दी हो, उसने कभी उस चीज की कदर नहीं की। लेकिन जब मैंने फाइनली उसके सीक्रेट को पकड़ लिया तब मुझे समझ आया कि वो ये पूरा वक्त सिर्फ नाटक कर रही थी। बिल्कुल आज रात की तरह वो साफ तौर पर काफी देर से घर पर थी, अभी भी अपने पार्टी क्लोथ्स में मेरी फिक्र की वजह से सो नहीं पा रही थी। और जैसे ही उसने मुझे देखा उसने जानबूझकर वो छोटी मोटी कंप्लेंट्स करना शुरू कर दिया। मैं उसे कुछ और कहते और कुछ और मतलब निकालते हुए देखकर थक चुका हूँ। अब मुझे इस खेल का और हिस्सा नहीं बनना। मैंने अपना फोन उठाया, एक रियल एस्टेट ऐप खोला और इस अपार्टमेंट को सेल के लिए लिस्ट कर दिया। अगर मैं जा रहा हूं तो एकदम क्लीन कट लूंगा। अगली सुबह रियल एस्टेट एजेंट घर इंस्पेक्ट करने आई। आधी नींद में ही मैंने दरवाजा खोला और उसे अपार्टमेंट की बेसिक समझाने लगा। मैं बस उसे बाहर छोड़ने ही वाला था कि सामने वाला दरवाजा खुला। लिया अपनी कार कीज के साथ बाहर आई और जैसे ही उसने एक अनफेमिलियर औरत को मेरे बगल में खड़े देखा तो उसकी भौहें तन गई। ये कौन है? मेरी सिस्टर इन लॉ। वो कुछ देने आई थी। मैंने बिना हिचकिचाए तुरंत जवाब दिया। एजेंट ने मेरी तरफ एक चौंका हुआ लुक दिया, पर वो प्रोफेशनल थी। उसने मेरी पोल नहीं खोली। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और वहां से चली गई। मैं वापस अंदर गया, कपड़े चेंज किए और कैंपस के लिए निकल गया। मैंने कॉरिडोर का कोना मोड़ा और देखा कि कोई एलिवेटर का रास्ता रोके खड़ा है। लिडिया। मैंने पजल्ड होकर देखा। क्या वो अभी कुछ देर पहले बाहर नहीं जा रही थी? वो अभी भी यहाँ क्यों है? लिडिया ने मेरे कंफ्यूज चेहरे को देखा और थोड़ी स्टिफनेस के साथ कहा, आज मैं तुम्हें कैंपस छोड़ देती हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसे क्या हो गया है, इसलिए मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन वो अजीब तरह से इंसिस्टेंट थी। वो बार बार अपनी बात मनवाने पर अड़ी रही। एक के बाद एक नए बहाने बनाती रही, तुम लेट हो जाओगे से लेकर ये मेरे रास्ते में ही है तक। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेविंग द एनवायरनमेंट वाला कोई बहाना भी मारने वाली है। मेरे पास ना तो बहस करने की एनर्जी थी और ना ही वेस्ट करने का टाइम, इसलिए मैं मान गया। वो पूरी ड्राइव खामोशी में गुजर गई। हमारे बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। उसे मेरी उस आदत की इतनी लत लग चुकी थी जहां मैं हर खामोशी को अपनी बातों से भर देता था कि मेरा ये शांत अवतार उसे साफ तौर पर अनसेटल कर रहा था। उसके दिमाग में एक हल्की सी घबराहट दौड़ गई। ये उसकी इमेजिनेशन नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में मेरे अंदर जेन्युइनली कुछ बदल गया था और वो बदलाव, जिसकी वजह वो समझ नहीं पा रही थी, उसे डराने लगा था। जब हम कैंपस पहुंचे, मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली, एक क्विक थैंक्स कहा और इससे पहले कि वो कुछ कह पाती बाहर निकल गया। मैं तेजी से कॉलेज के गेट्स के अंदर चला गया और मैंने नोटिस किया कि मेरे पास से गुजरने वाला हर इंसान मुझे बड़े अजीब और लोडेड एक्सप्रेशंस के साथ घूर रहा था। ये इथन है ना? हाँ, हाँ, वही जो ऑनलाइन ट्रेंड कर रहा है। हाउ एम्बैरेसिंग। उनकी ये फुसफुसाहट मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और देखा कि मेरे दोस्तों ने मुझे ढेरों लिंक्स भेज रखे थे। मैंने एक लिंक ओपन किया और देखा कि किसी ने लिडिया के पीछे पागलपन की मेरी पूरी कहानी एक कैंपस रोस्ट बोर्ड पर डाल दी थी और वो ट्रेंडिंग पर चली गई थी। टैग था, चिंगा यूनिवर्सिटीज नंबर 1 सिंप। मैं वहां एकदम फ्रोजन खड़ा रह गया। उस टैग के नीचे टॉप पोस्ट में मेरे 2 साल के उस पागलपन की हर एक डिटेल मौजूद थी, यहां तक कि मेरे लव लेटर्स का पूरा कंटेंट भी। थोड़ी दूर से मैंने कैंपस नोटिस बोर्ड के पास लोगों की भारी भीड़ देखी, जहां ऊपर से नीचे तक उन लेटर्स की कॉपीज चिपकी हुई थीं
और वो भीड़ जोर जोर से हंसते हुए मजाक उड़ा रही थी। ओह प्लीज, मैं तुम्हारी आंखों में खो गया हूं। दैट्स अनबेरेबल। 99 लव लेटर्स और हर एक में इतना ज्यादा ड्रामा, जेन्युइनली अनसेटलिंग है। क्या ये चिंगा यूनिवर्सिटी का टॉप एकेडमिक टैलेंट नहीं था? इतना स्मार्ट इंसान इतना बड़ा सिंप कैसे बन सकता है? उनकी ये मौकरी मेरे अंदर तक चुभ गई। मैं सीधा उस भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और एक एक करके उन लेटर्स को फाड़ना शुरू कर दिया। जब तक मैं आखिरी लेटर तक पहुंचा, मेरे पीछे से जूलियन की तेज चुभने वाली आवाज आई। लिडिया, ईथन ने तुम्हें इतनी बार कन्फेस किया है, सच में तुम उसे कितना लाइक करती बिल्ड हो? लिडिया की आवाज हमेशा की तरह एकदम ठंडी थी। उसने बस एक शब्द कहा, जीरो। अब जब वो दोनों वहां मौजूद थे और मैं वहीं खड़ा था अभी अभी सबके सामने पब्लिकली ह्यूमिलिएट होकर, भीड़ की हंसी और भी ज्यादा तेज और जहरीली हो गई थी। कुछ लोग उस आग में घी डालने के लिए बेताब थे। वो मुझ पर तीखे सवाल दागने लगे। ईथन, 99 कन्फेशंस और तुम्हारा स्कोर 0 है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारा कन्फेशन नंबर 100 कब होने वाला है? कम ऑन, हम सब भी देखेंगे और तुम्हें कुछ पॉइंटर्स देंगे। मैंने उन फटे हुए लेटर्स के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ लिया। प्रेशर की वजह से मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। अल्फाज मेरे होंठों तक आए। मैं बस कुछ बोलने ही वाला था कि चारों तरफ से बंद होती उन सीढ़ियों को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। इसके बजाय मैंने उन फटे हुए लेटर्स को किसी बैटल फ्लैग की तरह हवा में ऊंचा उठाया और पूरी भीड़ के सामने अनाउंस किया, ठीक है, कन्फेशन नंबर 100, सेंट्रल स्क्वायर, 3 दिसंबर, सुबह 9 बजे। ऑल स्टूडेंट्स वेलकम। अपने दोस्तों को भी ले आना। किसी के रिएक्शन का इंतजार किए बिना मैं सिर उठाकर वहां से चला गया। मैंने अपनी मॉर्निंग क्लासेस स्किप की और सीधा घर आ गया। मैंने हर एक लव लेटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उन्हें जलाकर राख कर दिया और उनका नामो निशान तक ड्रेन में बहा दिया। उस वीकेंड एक स्टूडेंट क्लब, जिसके बारे में मैं लगभग भूल ही चुका था, उसका एक मैसेज आया कि गैदरिंग होने वाली है। मुझे वैसे भी क्लब से अपना रेजिग्नेशन देना था तो मैं चला गया। पर जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां लिडिया थी। लिडिया जो कभी इन चीजों में अटेंड नहीं करती थी, आज पहली बार वहां आई थी और किसी को याद भी नहीं कि आखिरी बार वो कब आई थी। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो और कॉर्नर में अकेले जाकर बैठ गया। मुझे देखते ही जूलियन के दोस्त अपने यूजुअल रूटीन में लग गए। लिडिया यहाँ आने के लिए कैसे मान गई? ऑब्वियसली क्योंकि जूलियन को पार्टी करना पसंद है। सबको पता है कि हमारी कैंपस ब्यूटी सिर्फ उसकी बात मानती है। मुझे उनके इन छोटे मोटे गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कुछ संतरे उठाए और उन्हें छीलना शुरू कर दिया। जब सब आ गए तो क्लब प्रेसिडेंट ने शुरुआत की। मेरा खेलने का कोई मन नहीं था, पर मुझे भी खींच लिया गया और मुझे ट्रूथ और डेयर का एक निहायत ही टीडियस राउंड झेलना पड़ा। 7-8 राउंड्स के बाद आखिरकार लिडिया हार गई। पूरा कमरा शोर से गूंज उठा। कैंपस ब्यूटी ने कार्ड ड्रॉ किया है। कमरे में मौजूद किसी भी लड़के को 3 मिनट्स तक किस करो। कम ऑन, कम ऑन। कौन है वो लकी इंसान? मुझे पता है वो मुझे तो पिक नहीं करेगी और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किसे पिक करती है। मैंने नीचे देखा और अपने हाथों में डाइस को घुमाने लगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, लिया ने जूलियन को चूज किया, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी। सारी लाइट्स बंद करनी होंगी। कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। 3 मिनट्स बाद जब लाइट्स वापस आईं, लिडिया पहले ही अपनी सीट पर वापस जा चुकी थी। जूलियन वहां अकेला खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि लिडिया ने उसे किस नहीं किया था। मैंने बस एक नजर उसे देखा, प्रेसिडेंट को अगले राउंड के लिए बोलते हुए सुना और बिना कुछ सोचे अपने 3 डाइस टेबल पे फेंक दिए। 3-1 सबसे लोएस्ट पॉसिबल रोल। बिना एक लफ्ज कहे मैंने पाइल से एक कार्ड निकाला, बिल्कुल वही डेयर जो पहले था। कमरे की एनर्जी फौरन बढ़ गई। सबकी नजरें मेरे लिडिया और जूलियन के बीच दौड़ने लगी। मैंने उन सबको इग्नोर किया, स्पिनर को कैजुअली घुमाया और नीडल को मेरे सामने बैठी एक जूनियर स्टूडेंट पर रुकते हुए देखा। एक पल के लिए सबको लगा कि मैं पीछे हट रहा हूँ। सॉरी टू पुट यू ऑन द स्पॉट, मैंने उससे कहा। वो पूरी तरह बेविल्डर्ड लग रही थी और बस खड़ी ही हो रही थी कि तभी लिडिया अचानक अपनी सीट से उठी और अपनी स्टूल को ठोकर मार दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लिडिया ने कोल्डली बीच में टोकते हुए कहा, हमें खेलते हुए काफी वक्त हो गया, मैं थक गई हूँ, टाइम फॉर अ ब्रेक। उसके इतना कहते ही उसकी रूममेट्स ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। प्रेसिडेंट के पास इंटरमिशन बुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ब्रेक के दौरान कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें भूख लगी है और लिडिया की रूममेट्स लड़कों को स्नैक्स लाने के लिए नीचे खींच ले गई। वो 20 मिनट्स तक गायब रहे और किसी के वापस आने का कोई नामो निशान नहीं था। प्रेसिडेंट ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करेंगे और गेम को वापस शुरू करने के लिए बुलाया। मैंने अपना फोन नीचे रखा और चारों तरफ देखा। वो जूनियर स्टूडेंट गायब थी, बल्कि सच कहूं तो लिडिया को छोड़कर कमरे की हर लड़की गायब हो चुकी थी। मुझे गेस करने की भी जरूरत नहीं थी। इस पूरे खेल के पीछे लिडिया का हाथ था, पर मेरा उसकी चाल में फंसने का कोई इरादा नहीं था। तो मैंने अपने सामने रखा 500 मिलीलीटर का गिलास उठाया, उसे कमरे में सबकी तरफ रेस किया और कहा, मेरी चोजन पार्टनर जा चुकी है।
रूल्स के हिसाब से मैं ड्रिंकिंग पेनल्टी लूंगा। मैंने अपना सिर पीछे किया और बिना हिचकिचाए पूरा ग्लास पी गया। लिडिया ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे छोड़कर शराब चुनूंगा। उसका एक्सप्रेशन पल भर में डार्क हो गया। वो मेरी फ्लश शक्ल को भारी और कोल्ड आंखों से घूर रही थी और अपने हाथ में मौजूद डाइस को इतनी जोर से दबा रही थी कि उनसे आवाज आ रही थी। जब आधे से ज्यादा कमरा खाली हो गया था तो गेम का मजा खत्म हो गया और वो गैदरिंग चुपचाप टूट गई। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक सब हल्के नशे में नहीं आ गए। फिर मैंने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर थमाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। बैलेंस बनाए रखने के लिए मैंने एक हाथ दीवार पर टिकाया। मैं मुश्किल से सीढ़ियों के टॉप तक पहुंचा ही था कि मुझे थोड़ी दूरी पर जूलियन दिखाई दिया। मैं बस नजरें फेर कर उसके बगल से निकलने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग थी। जब लाइट्स वापस आईं तो तुमने मुझे वो जो लुक दिया था उसका क्या मतलब था? मैं तुम्हें बता दूं, लिदिया ने मुझे किस नहीं किया इसका सिर्फ एक ही मतलब है। वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है और ये सब सबके सामने नहीं करना चाहती। मुझे लगभग हंसी आ ही गई थी, पर मैं जानता था कि मैं चाहे कुछ भी कह लूं उसे समझ नहीं आएगा। तो मैंने बस सिर हिला दिया। श्योर, तुम बिल्कुल सही हो। मैंने उसका हाथ हटाने और वहां से जाने की कोशिश की, पर उसकी ग्रिप और टाइट हो गई और वो बोलता रहा। हम दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और अल्कोहल की वजह से मेरा बैलेंस पहले ही बिगड़ा हुआ था। उसकी एक झटके ने मुझे पीछे की तरफ स्टम्बलिंग कर दिया और मैं सीढ़ियों से नीचे टम्बलिंग करता हुआ जा गिरा। जूलियन सदमे में लड़खड़ाया। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो भी मेरे पीछे पीछे लुढ़कता हुआ नीचे आ गिरा। इस कमोशन से लोग भागते हुए आए। कई स्टूडेंट्स जो अभी तक गए नहीं थे वो वापस भाग कर आए। हम दोनों को इस तरह सीरियसली इंजर्ड देखकर सब पैनिक करने लगे। आखिरकार लिडिया ने कॉल किया और हमें उसकी फैमिली के हॉस्पिटल ले जाने का अरेंजमेंट किया। पूरे एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर ने बोन फ्रैक्चर्स कंफर्म किए। अगर तुरंत सर्जरी नहीं हुई तो परमानेंट डिसेबिलिटी का रिस्क था। जब से उसने हमें इंजर्ड देखा था, लिडिया की नजरें मुझ पर से नहीं हटी थीं। मेरे पीले पड़े चेहरे और माथे से लगातार बहते पसीने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द उसे खुद महसूस हो रहा हो। उसका सीना दर्द से कस गया था। ऑपरेटिंग रूम तैयार था, पर ड्यूटी पर सिर्फ एक ही सर्जन था जो सर्जरी कर सकता था। लेडिया को डिसाइड करना था कि पहले कौन अंदर जाएगा। उसने इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखा और मुझे पहले से ही अपनी तरफ देखते हुए पाया। मेरी आंखों में वो वार्मथ या लॉन्गिंग नहीं थी जो वो कभी देखा करती थी। सिर्फ एक फ्लैट रुका हुआ पानी जैसा सन्नाटा था। उस लुक ने उसके सीने में एक तेज शडर भेज दिया। मिस, प्लीज जल्दी डिसाइड कीजिए पहले कौन अंदर जाएगा। मैं स्ट्रेचर पर लेटा था, कागज की तरह पीला पड़ा हुआ, और इससे पहले कि मैं पूरी तरह कॉन्शियसनेस खो दूं, आखिरी सेकंड मैंने लिडिया की वो साफ आवाज सुनी। जूलियन, पहले जूलियन को सेव करो। डॉक्टर्स बिना किसी देरी के जूलियन को ऑपरेटिंग रूम के अंदर ले गए। जैसे ही वो दरवाजे बंद हुए, मैंने पूरी तरह से अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। जब मुझे होश आया तो पूरा एक दिन बीत चुका था। मैंने अपनी आंखें खोली और मेरी पहली इंस्टिंक्ट थी अपना हाथ नीचे ले जाकर अपनी टांग को महसूस करना। जब मैंने उसे वहां इंटैक्ट और सेंसेशन के साथ पाया तो मैंने एक लंबी सांस छोड़ी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये रिलीफ बहुत ही प्योर और ओवरवेलमिंग था। मैं अभी भी अपनी टांग इस्तेमाल कर सकता था। खबर मिलते ही मेरे पेरेंट्स पहुंच गए और उन्होंने मुझे टॉप फ्लोर की एक वीआईपी स्वीट में शिफ्ट करवा दिया, जहां वो मेरी अच्छे से देखभाल कर सके। 2 घंटे बाद जूलियन को ठीक मेरे कमरे के सामने वाले कमरे में शिफ्ट किया गया। लिडिया खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। मेडिकल स्टाफ की कन्वीनियंस के लिए दोनों कमरों के दरवाजे खुले रखे गए थे, जिससे मुझे हॉल के उस पार होने वाली हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। जूलियन दर्द की शिकायत लगातार करता रहता। लिडिया उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नए नए टॉपिक्स ढूंढती रहती। जब हॉस्पिटल का खाना उसे पसंद नहीं आता तो वो खुद घर जाती और उसके लिए लाइट और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाना बनाकर लाती। जब वो शिकायत करता कि वार्ड में पड़े रहना बहुत बोरिंग है, तो वो उसे ऑक्यूपाइड रखने के लिए नई नई चीज़ों और एंटरटेनमेंट का इंतजाम करती। उनके स्टे के 10 दिनों में वो दोनों इतनी विजिबली क्लोज थे कि नर्सेस गॉसिप करने लगीं, ये कयास लगाते हुए कि क्या हॉस्पिटल डायरेक्टर को जल्दी ही कोई दामाद मिलने वाला है। मैं चुपचाप सुनता रहा और कुछ नहीं कहा, पर मुझे अच्छे से पता था कि ये सब कुछ सिर्फ मेरे स्टेज था। मैंने ना जाने 100 से ज्यादा बार अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था और हर बार लगभग तुरंत ही कोई नर्स मुझे चेक करने आ जाती थी, जो कि महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। डिस्चार्ज वाले दिन अंडरग्राउंड गैराज में मेरा सामना उन दोनों से फिर हो गया। मुझे देखते ही लिडिया ने जूलियन को व्हीलचेयर से उठने में मदद की और उसे कार में बिठाया। ईथन, मैंने सुना है तुम लिडिया के ठीक सामने रहते हो। हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। मुझे उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बिना देखे हामी भर दी और गाड़ी में बैठ गया। जब कार हमारी बिल्डिंग के पास रुकी तो मैंने अपने पेरेंट्स की हेल्प लेने से मना कर दिया और अपनी क्रचेस के सहारे अकेले ही घर की तरफ चल पड़ा। एलिवेटर बेसमेंट से ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचा। लिडिया, जिसे जूलियन को घर छोड़कर आना था, अचानक अंदर आ गई। हमने एक दूसरे को पल भर के लिए देखा।
हम में से किसी ने एक शब्द नहीं कहा। एलिवेटर 17th फ्लोर पर रुका। लिडिया दरवाजे पर खड़ी थी, पर बाहर निकलने का कोई नाम नहीं ले रही थी। मैंने अपनी क्रचेस को एडजस्ट किया और उसके पास से मनूवर करते हुए पहले बाहर निकल आया। मैं धीरे धीरे चल रहा था, पर वो मेरे पीछे और भी धीरे चल रही थी, और मैं पूरे रास्ते उसकी नजरें अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। जब मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा और कोड एंटर करने लगा, मेरी क्रच फिसल गई और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा और खुद को धीरे से नीचे झुकाना पड़ा। मेरी उंगलियां अभी उस तक पहुंची ही थीं कि मुझ पर एक परछाई पड़ गई। लिडिया मेरे पास नीचे बैठ गई थी, शायद उसे उठाने के लिए। पर जैसे हमारी आंखें मिली, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपने खुले हुए जूते के फीते बांधने का दिखावा करने लगी। मेरे मुंह से एक हल्की सी सार्डोनिक हंसी निकल गई। मैंने क्रच उठाई, खुद को पैरों पर खड़ा किया और अंदर चला गया। घर पर लंबी रिकवरी के बाद एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स आ गए। हालांकि मैं जल्दी ही देश से बाहर जाने वाला था। मेरी टांग इतनी रिकवर हो चुकी थी कि मैं चल फिर सकूं, इसलिए मैंने डिफर्ड सिटिंग के लिए अप्लाई नहीं किया। मैं गया और मैंने एग्जाम दिया। लेक्चर हॉल में मेरी इंजरी के हिसाब से बहुत ज्यादा सीढ़ियां थीं, इसलिए मैंने मिडिल सेक्शन की पहली रो में सीट ले ली। कुछ ही देर बाद लीडिया जूलियन को सपोर्ट करते हुए अंदर आई। मुझे देखते ही जूलियन ने तुरंत शिकायत की कि उसके पैर में दर्द हो रहा है और वो फ्रंट रो में ही बैठेगा। लीडिया ने उसे मेरे बगल वाली सीट पर बिठाने में मदद की और फिर खुद दीवार के पास वाली जगह ले ली। एग्जाम थोड़ी देर बाद शुरू हुआ। जैसे ही इन्विजिलेटर आयल की आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरा, जूलियन ने पहले से तैयार किया हुआ एक पेपर बॉल हवा में उछाला और वो सीधा मेरी डेस्क पर आकर गिरा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरा हाथ मेरे पेन पर ही रुक गया। इन्विजिलेटर झटके से घुमा और मुझ पर चिल्लाया। मैंने एग्जाम से पहले एकदम क्लियर किया था, तुम्हारे मार्क्स कमाए वो चलेगा, पर तुम्हारी इंटेग्रिटी से कोई समझौता नहीं होगा। चीटिंग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और तुमने फिर भी की। ईथन, तुम्हारा रिजल्ट कैंसिल किया जाता है। तब जाकर मुझे समझ आया कि जूलियन ने क्या चाल चली है। मैं ये सब चुपचाप सहने वालों में से नहीं था। मैं तुरंत खड़ा हुआ और मैंने सिक्योरिटी फुटेज चेक करने की डिमांड की। बदकिस्मती से उस सुबह बिल्डिंग की पावर कट गई थी और क्लासरूम के कैमरास वापस ऑनलाइन नहीं आए थे। जूलियन के चेहरे को डर से क्वाइट सेटिस्फैक्शन में बदलते देखकर मैं मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पा रहा था। लिडिया जूलियन के ठीक बगल में बैठी थी। उसने सब कुछ देखा था। इन्विजिलेटर कोई नाइंसाफी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत लिडिया को आगे बुलाया। चिंगा की एकेडमिक बिल्डिंग्स लिडिया की फैमिली ने फंड किए थे। वो किसी के एहसानमंद नहीं थी और उसकी फेयरनेस और इंटीग्रिटी की रेपुटेशन पर कोई शक नहीं कर सकता था। स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के बीच उसकी बात की बहुत अहमियत थी। पूरी बात सुनने के बाद लिडिया ने आंखें उठाईं और एक पल के लिए मुझे देखा। फिर उसने शांत और ठंडी आवाज में कहा, जूलियन ने चीटिंग नहीं की। उसके वो शब्द किसी वर्डिक्ट की तरह गए। ईथन, अब बहस करने के लिए बचा ही क्या है? तुम चीट करते हो, फिर मना करते हो, और फिर एक क्लासमेट पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हो। एब्सोल्युटली शेमलेस। मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या तुम्हारे पिछले रिजल्ट्स भी इसी बेईमानी से आए थे? जो भी हो, इस इंसिडेंट की फॉर्मल रिपोर्ट पूरी यूनिवर्सिटी में की जाएगी। मैं वहीं खड़ा रहा और मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी चीज ने मुझे जकड़ लिया है। मैंने लिडिया का नाम इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लगा था कि जब सच में जरूरत होगी तो वो सच का साथ देगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बावजूद जूलियन के लिए झूठी गवाही देगी। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने कुछ देर तक लिडिया की आंखों में देखा और फिर बिना एक शब्द कहे वहां से निकल गया। लिडिया ने मेरी लाल आंखों को देखा और उसके अंदर कुछ टूट सा गया। वो बिना सोचे समझे मेरे पीछे भागी और मेरा रास्ता रोक लिया। ईथन, मैं जानती हूँ जूलियन गलत था, पर वो सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती थी कि लोग उसके बारे में बातें करें। कोई माफी नहीं, बस जूलियन की तरफ से बहाने। मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि उस दिन मैंने उसके फोन में जो देखा था, कहीं वो मेरा हेलुसिनेशन तो नहीं था। तो ये जस्टिफिकेशन है मुझे स्टैंड करने का। वो लोगों की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर मैं कर सकता हूँ। लिडिया, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें 99 बार कन्फेस किया है तो मेरी चमड़ी दीवार जैसी मोटी होगी, कि मुझे ह्यूमिलिएशन का कोई असर नहीं होता? मुझे इस हाल में देखकर लिडिया का कंपोजर डगमगा गया। उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था। ये सिर्फ एक एग्जाम है। तुम क्रेडिट्स मेकअप कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगी। आज जो हुआ वो सब तुम उसकी भरपाई करोगी। तुम तो मुझे लाइक भी नहीं करती। तुम आखिर प्लान क्या कर रही हो? मेरी आवाज का वो सार्काज्म लिडिया को उस जगह चुभा जहां उसने उम्मीद नहीं की थी, और उसने लगभग सच उगल ही दिया था। इसने कहा मैं लाइक नहीं। जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, वो तुरंत रुक गई। ट्रस्ट मी, जब 100th कन्फेशन आएगा तो मैं सब ठीक कर दूंगी। वो ये प्रॉमिस करने ही वाली थी कि वो यस कहेगी। पुरानी लिडिया ने कभी इतनी कमजोरियां नहीं दिखाई होती। पर मैं बहुत पहले ही कोल्ड हो चुका था और मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो फिर उन पेजेस को फाड़ती रहो।
आखिरी पेज का इंतजार करो। लिडिया वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देखती रही। पहली बार उसकी आवाज में एक नरमी थी। ठीक है, 3 दिन बचे हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगी जिससे तुम खुश होगे। मेरे जाने से 3 दिन पहले वो अपार्टमेंट जिसे मैंने 2 हफ्ते पहले लिस्ट किया था आखिरकार बिक गया। एजेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई। मैंने बिना किसी झिझक के साइन कर दिया। 3 दिनों में मैं जा चुका हूँगा। इन आखिरी कुछ दिनों में मैं अपना सारा सामान निकाल लूंगा ताकि नया ऑक्यूपेंट सीधा अंदर आ सके। एजेंट ने डेट नोट की। मैं उसे एलिवेटर तक छोड़ने गया। जैसे ही दरवाजा खुला, लिडिया 2 शॉपिंग बैग्स के साथ बाहर आई। उसने एक पल के लिए एजेंट को देखा, फिर पोलाइटली स्माइल किया। गुड मॉर्निंग। एजेंट ने भी बदले में एक हल्के से डेज्ड गुड मॉर्निंग के साथ जवाब दिया। एलिवेटर के दरवाजे बंद होने के बाद मैं जाने के लिए मुड़ा, पर लिडिया ने मुझे पीछे से आवाज दी और अपना एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। मैं वहां से गुजर रही थी और मैंने बहुत ज्यादा खरीद लिया। तुम्हें चाहिए? मैंने अंदर झांक कर देखा। कैंडी, ड्राइड फ्रूट, मेरे फेवरेट वो शॉप शहर के ईस्ट साइड में। 2 घंटे से ज्यादा का राउंड ट्रिप और उसके ऊपर से 1 घंटे की लंबी क्यू। उसने अपने रास्ते से हटकर वो चीज खरीदी जिसके बारे में वो जानती थी कि मुझे पसंद है, और फिर मुझे देने के लिए एक बहाना भी करा। मैंने बिना एक शब्द कहे वो ले लिया और अंदर जाते ही उसे फेंक दिया। वो बैग हवा में एक साफ आग बनाते हुए सीधा बिन में जा गिरा। मेरे जाने से 2 दिन पहले मैं एक प्रिंट शॉप गया और मैंने कई हजार युआन खर्च करके 10,000 पाम साइज्ड कार्ड्स प्रिंट करवाए। मैं वापस डॉर्मेट्री गया और मैंने अपने कुछ रूममेट से मेन बिल्डिंग की छत पर चढ़कर उन कार्ड्स को नीचे स्क्वायर में बिखेरने को कहा। मेरे रूममेट्स ने हाल ही में हुई सारी बातें सुनी थी। उन्हें लगा कि मैं अभी भी मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने मुझे फिर से सोचने के लिए कहा। कम ऑन, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद भी तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने सच में हद पार कर दी। तुम्हारी फीलिंग्स इससे कहीं बेहतर डिजर्व करती हैं। मैंने तो पहले ही हर चीज से पीस मेक कर लिया था, पर उनकी ये फिक्र देखकर मेरे सीने में एक अजीब सी वार्मथ महसूस हुई। डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। बस इन्हें मेरे लिए बिखेर देना। मैंने पहले ही एक क्लीनिंग क्रू हायर कर लिया है जो बाद में सब साफ कर देंगे। और मैं कन्फेस नहीं कर रहा हूँ, असल में मैं गुड बाय कह रहा हूँ। ये सुनकर वो सब सन्न रह गए। वो मुझे घूरते रहे, ये समझने की कोशिश में कि आखिर मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। मैंने उन्हें दोबारा थैंक यू कहा और जाने के लिए मुड़ा। मेरे जाते ही उनमें से एक ने बॉक्स खोला और एक कार्ड बाहर निकाला। उस पर लिखा था, ईथन अब लिडिया से कभी प्यार नहीं करेगा। मेरे जाने से 1 दिन पहले मैं बची हुई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कैंपस गया। घर आकर पैकिंग शुरू कर दी। मुझे यहाँ आए हुए बस 6 महीने ही हुए हैं, तो सामान ज्यादा नहीं है, पर लगभग हर चीज किसी ना किसी तरह लिडिया से जुड़ी हुई है। मैंने कुछ बॉक्सेस ढूंढे और उन्हें भरना शुरू किया। वो स्कार्फ जिसे मैंने 2 हफ्ते लगाकर उसके लिए बुना था, मैंने उसे काट कर धागों का गुच्छा बना दिया। वो सिरेमिक वाज जो उसने एक चैरिटी ऑक्शन में डोनेट किया था, जिसे मैंने वापस खरीदने के लिए ना जाने क्या क्या पापड़ बेले थे, मैंने उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो हर एक लव लेटर जो मैंने रातों की नींद हराम करके उसके लिखा था, मैंने शडर में डाल दिया। जैसे ही वो सब बिन में गिरा, मेरे और लिडिया के बीच की हर चीज पास बन जाएगी। आखिर में सिर्फ 2 कपड़े बचे, वो शर्ट जो उसने तब पहनी थी जब हम पहली बार मिले थे, और एक लूज ब्लैक जीन्स। मैंने माचिस जलाई और दोनों को जला दिया। मैं खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि लिडिया थोड़ी दूर पर खड़ी थी। मैं बस कुछ फालतू का सामान साफ कर रहा था, मैंने कहा, और इतना कहकर मैं मुड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसी सुबह हॉल के उस पार से आ रही आवाजों से मेरी नींद भोर में ही खुल गई। मैंने आधी नींद में आंखें खोली और टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाया तो देखा कि नोटिफिकेशन बार मैसेजेस से भरा हुआ था। मुझे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वो सारे मैसेजेस करीब 20 लोगों के ग्रुप चैट से आ रहे थे। 1 साल पहले लिडिया की पसंद नापसंद जानने के लिए मैंने चुपके से खुद को उस ग्रुप में ऐड कर लिया था और फिर कभी लीव नहीं किया। लिडिया को कोई आइडिया नहीं था कि मैं वहां हूं। इतनी सुबह सुबह चैट में फ्लर्ट करने वाली लड़कियां लिडिया की डॉर्मेटरी फ्रेंड्स थीं। तुम इतनी जल्दी उठ गई लिडिया? ये मत कहना कि तुम खुशी के मारे सो नहीं पाई। ऑब्वियसली वो कल रात 11 बजे से रेस्टलेस है। तो क्या तुम सच में इस बार ईथन के कन्फेशन पर यस कहने वाली हो? मेरी उंगली स्क्रीन पर रुक गई। मैंने कुछ ऐसा देखा जो बहुत रेयर था। लिडिया ने एक लंबा रिप्लाई टाइप किया था। ये यस कहने के बारे में नहीं है। हमारे बीच हमेशा से फीलिंग्स रही हैं। ये तो बस चीजों का अपनी सही जगह पर आना है जैसे वो हमेशा से तय थी। ऑब्वियस सवाल पूछना बंद करो और मेरी आउटफिट सिलेक्ट करने में मदद करो। ये वाली या ये वाली? उसके इस मैसेज के बाद दर्जनों आउटफिट फोटोज आई और चैट में धमाका हो गया। गुड ग्रीफ, क्या ये वही आइस क्वीन है जिसने लड़कों से दूर रहने की कसम खाई थी? अब इसे देखो। हैरान करने वाले रिएक्शंस के इस सैलाब के बीच लिडिया ने बस एक और लाइन भेजी, आई लव हिम। मेरी जिंदगी में उसके अलावा और कोई नहीं है। वो शब्द पढ़कर मैं जोर से हंस पड़ा। मैं खुद को रोक नहीं पाया।
एक साथ ना जाने कितनी यादें ताज़ा हो गईं। और प्यार का वो डिक्लेरेशन देखकर मुझे सिर्फ एक ओ हेनरी ट्विस्ट का बेतुका कड़वा मजाक महसूस हुआ। वो मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने मेरे कन्फेशंस को 99 बार रिजेक्ट किया और मुझे पूरे कैंपस का लाफिंग स्टॉक बना दिया। वो मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने मुझे लगातार इग्नोर किया और मुझे प्रोवोक करने के लिए दूसरे आदमी के साथ इंटीमेसी का नाटक किया। वो मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने सच को तोड़ा मरोड़ा, मुझे फ्रेम किया और मेरे हर एक सच्चे जज्बात को पैरों तले रौंद दिया। अगर उसका प्यार ऐसा है तो मैं इसे उठाने के काबिल नहीं हूं और मुझे इसका कोई हिस्सा नहीं चाहिए। चैट में मैसेजेस और तेजी से आने लगे। कैंपस में रहने वाली कुछ लड़कियों ने स्क्वायर से फोटोज भेजी। अभी 7 भी नहीं बजे हैं और स्क्वायर पहले ही भर रहा है। हर कोई 100th कन्फेशन के लिए यहाँ है। लिया, जल्दी आओ, कन्फेशन शुरू होने वाला है और तुम भीड़ को चीर कर आगे नहीं आ पाओगी। मैं बस फोन रखने ही वाला था कि मैंने लिडिया का एक प्राइवेट मैसेज देखा। मैं निकल रही हूँ, तुम्हारा क्या? मैं भी निकल रहा हूँ, बस उस दिशा में नहीं जहाँ वो सोच रही है। मैं सोच रहा था कि काश मैं उसका चेहरा देख पाता जब वो कार्ड्स बरसते और फिर दोबारा तब जब उसे पता चलता कि मैं पहले ही देश छोड़ चुका हूँ। पर मैं वो सब देखने के लिए वहां नहीं होऊंगा। आज के बाद लीडिया से जुड़ी कोई भी चीज मेरी कंसर्न नहीं है। मैंने आराम से अपनी पैकिंग खत्म की, उस खाली कमरे को एक आखिरी बार मुड़कर देखा, फिर अपना फोन निकाला और लिडिया से जुड़े हर नंबर और अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। जब ये हो गया तो मुझे इतना हल्का महसूस हुआ जितना सालों से नहीं हुआ था। मैंने अपना सूटकेस उठाया, उस कमरे की तरफ अपनी पीठ की और एक ब्राइट ब्रांड न्यू लाइफ की तरफ कदम बढ़ा दिए। 9 बजने में 5 मिनट थे और स्क्वायर पूरी तरह पैक था। लोगों का एक ऐसा समंदर जिसे पार करना नामुमकिन था और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। ऊपर से इस नज़ारे को देखते हुए मेरे रूममेट्स की आंखें किसी अजीब सी एक्साइटमेंट से फटी हुई थीं। इतने सारे लोगों के साथ अब जो भी होगा वो अगले 1 घंटे में पूरे कैंपस में फैल जाएगा। अच्छा है, इस तरह ईथन के जाने के बाद भी कोई उसके पीठ पीछे बातें नहीं बना पाएगा। वो लोग अभी भी एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि घड़ी में 8:59 बज गए। ईथन पहले ही एयरपोर्ट पहुंच चुका है। लेट्स मूव। सब लोग कार्ड्स बिखेरना शुरू करो, सब फोटोज लो। उसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले हमें उसे ये दिखाना है। ये लफ्ज अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि 9 बजे का अलार्म बज उठा। उन दोनों ने छत के दोनों किनारों पर अपनी पोजीशन ली और लेज पर रखे कार्ड्स के मोटे स्टैक्स को नीचे धकेल दिया। पलक झपकते ही 16th फ्लोर से सफेद कार्ड्स का एक तूफान नीचे गिरने लगा। नीचे स्क्वायर में कमजोर नजर वाले किसी इंसान ने चिल्लाकर कहा, बर्फ गिर रही है। सबने ऊपर देखा। जैसे ही वो कार्ड जमीन के करीब आए, लोग पंजों के बल उछलकर उन्हें पकड़ने और पढ़ने की कोशिश करने लगे। स्क्वायर के बिल्कुल बीचों बीच लिडिया खड़ी होकर बाकियों को देख रही थी। उसकी फ्रेंड्स इस पूरे नजारे को देखकर एडमिरेशन से अपनी जीभ दबा रही थीं। ये कितने होंगे? 10,000। ईथन ने तो सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी एडमायरिंग बातें सुनकर लिडिया का दिल एंटिसिपेशन से भर गया। उसने अपना हाथ ऊपर किया और हवा में उड़ते हुए एक कार्ड को पकड़ लिया। एक छोटी सी एक्सपेक्टेंट स्माइल के साथ उसने से पलटा। जैसे ही उसने उस पे लिखे शब्द पढ़े, उसके चेहरे से सारे एक्सप्रेशन उड़ गए। उसकी फ्रेंड्स उसे टीज करने के लिए आगे झुकी, पर जब उन्होंने वो शब्द देखे तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आवाज अटक अटक कर और अनिश्चितता से निकली, ये सही नहीं हो सकता, जरूर कोई गलती हुई होगी। वो एक दूसरे को तसल्ली देती रहीं और जमीन से और कार्ड्स उठाकर लिडिया को पकड़ाने लगी। पर हर एक नए कार्ड पर बिल्कुल वही शब्द लिखे थे, ईथन अब लिडिया से कभी प्यार नहीं करेगा। अब वो सच में घबरा गई थी। उन्होंने आसपास खड़े लोगों के हाथों से कार्ड्स छीने, पर हर नया कार्ड उनके सीने में बैठ रहे उस डर को और गहरा कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में कोई कन्फेशन है? इसका मतलब क्या है? क्या कोई मजाक कर रहा है? वो अभी भी किसी एक्सप्लेनेशन की तलाश में ही थी कि उनके आसपास की भीड़, जिनके हाथों में भी कार्ड्स थे, एकदम से फट पड़ी। वेल, ईथन अब लिडिया से कभी प्यार नहीं करेगा। तो ये कोई कन्फेशन था ही नहीं। उसने पूरे कैंपस को यहाँ सिर्फ ये अनाउंसमेंट करने के लिए बुलाया था। उसने इसे प्रमोट करने में इतनी मेहनत की। वेल, अब सबको पक्के तौर पे पता चल गया है। हर नए रिएक्शन की लहर के साथ लिडिया के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी चीज ने उसके सीने को जकड़ लिया हो, जिससे उसकी सांसें रुक रही थी और बस एक खालीपन रह गया था, जब तक कि उसकी आंखों में सिर्फ शौक और डर नहीं भर गया। स्क्वायर के उस पार हजारों लोग अपनी गर्दनें उचकाकर उसे देख रहे थे और उसने उन्हें निराश नहीं किया। उसने अपने हाथों की हर चीज नीचे गिरा दी और तेज बेचैन कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ गई। भीड़ भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी। कार्ड्स के आखिरी स्टैक को नीचे धकेलने के बाद मेरे रूममेट्स नीचे जाने के लिए तैयार थे, पर वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि लिडिया उनके सामने आ खड़ी हुई।
वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऊपर आई थी और कुछ ही सेकंड्स बाद पूरी भीड़ उनके पीछे उमड़ पड़ी। लिडिया को देखते ही मेरे रूममेट्स ने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। वेल वेल, तो ये है चिंगा की कैंपस ब्यूटी। क्या तुमने नहीं कहा था कि ईथन तुम्हारे लायक नहीं है? फिर यहाँ इस एक्साइटमेंट का हिस्सा बनने कैसे आ गई? इस स्नाइड रिमार्क पर लिडिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसका चेहरा डार्क हो गया। क्या तुमने ये सब अपनी मर्जी से बिखेरे हैं? अपनी मर्जी से, ये शब्द सुनते ही तीनों हंस पड़े। हम अपनी मर्जी से कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ईथन ने इन सब के लिए खुद पैसे दिए हैं, इन्हें प्रिंट करवाया और यहाँ लाया। हम तो बस डिलीवरी क्रू थे। इस चैप्टर को क्लोज करने में उसकी मदद कर रहे थे। इतना सुनते ही नीचे खड़े स्टूडेंट्स के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या लिडिया ने नहीं कहा था कि वो ईथन को लाइक नहीं करती? तो फिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे उसे ये सब एक्सेप्ट नहीं है? तुम लोग क्लियरली ज्यादा पढ़ते नहीं हो। हर रोमांस नॉवेल में इसे कहते हैं अनटचेबल आइस क्वीन का अपनी पेडिस्टल से गिरना। अब वो उसी लड़के के पीछे भाग रही है जिसे उसने कभी रिजेक्ट किया था। सच कहूं तो अगर वो अब रिग्रेट कर रही है तो ये सब उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये सारी फीलिंग्स उन पिछले 99 टाइम्स में कहाँ थी? उन स्पेकुलेटिव शब्दों का हर एक तीर लिडिया को किसी ब्लेड की तरह चुभ रहा था और उस सर्टेनिटी को चकनाचूर कर रहा था जिसे उसने इतने लंबे समय से पकड़ कर रखा था। इन 2 सालों में उसे यकीन हो गया था कि वो मुझे पूरी तरह से जानती है, कि वो मेरे हर थॉट और मूव को पढ़ और कंट्रोल कर सकती है। और कुछ वक्त तक चीजें बिल्कुल वैसी ही हुई जैसा उसने प्लान किया था। सारे 99 कन्फेशंस बिल्कुल उसकी उम्मीदों के मुताबिक हुए। उसे यकीन था कि 100वां कन्फेशन वो होगा जो इन सबको एक परफेक्ट क्लोज पर लाएगा, दोनों के लिए एक हैप्पी एंडिंग। इसके बजाय ठीक उसी पल जब उसे अपनी जीत का सबसे ज्यादा यकीन था, मैंने सबके सामने एक डेवस्टेटिंग ब्लो दे दिया। वो अब उस कंपोज्ड और इंडिफरेंट नकाब को और ज्यादा ओढ़ कर नहीं रख सकती थी। उसकी असल हालत सबके सामने बेपर्दा हो चुकी थी। ईथन कहाँ है? डॉम कैप्टन ने उसके एक्सप्रेशन को देखा और उसके चेहरे पर एक ग्लीफुल स्माइल फैल गई। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और पंछी के उड़ने की नकल की। कन्फेशन खत्म हो गया। ऑफ कोर्स हो गया। लिडिया की पहली इंस्टिंक्ट थी कि वो इसे एक ताना समझकर डिसमिस कर दे, पर जब वो आखिरी 2 शब्द उस तक पहुंचे तो कुछ सेकंड्स के लिए उसके दिल की धड़कन रुक गई। उड़ गया? तुम्हारा मतलब क्या है? उसके अंदर एक ठंडा डर बैठ गया। उसने अपना रास्ता रोक रहे लड़कों को धक्का दिया और रूफटॉप की तरफ भागी। रूफटॉप एकदम खाली था, कोई नहीं था वहां। स्टेयरवेल्स और एलिवेटर लोगों से पूरी तरह भरे हुए थे। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। क्या ईथन आज कैंपस आया ही नहीं था? ये एहसास उसे किसी दीवार की तरह टकराया। वो बेबस थी और अब बहुत देर हो चुकी थी। सिक्योरिटी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आ गई और धीरे धीरे बिल्डिंग से भीड़ को क्लियर किया। लिडिया की फ्रेंड्स उसे नीचे ले आईं और बाहर निकलते ही उसने देखा कि 7-8 सैनिटेशन वर्कर्स पहले से ही बिखरे हुए कार्ड्स को झाड़ू से साफ कर रहे थे। वो एक डेज में नीचे झुकी और उसने एक ऐसा कार्ड उठाया जिस पर इतने पैर पड़े थे कि वो मुश्किल से पढ़ा जा रहा था। उसने फिर से उन शब्दों को पढ़ा और इस बार उन्होंने उसे अलग तरह से हिट किया। पहले का वो गुस्सा और शॉक अब किसी और ही चीज में बदल चुका था। प्योर पैनिक और एक ऐसा डर जिसका कोई नाम नहीं था। इट्स ऑल राइट लिडिया, ईथन का ऐसा स्टंट करना, ऑफ कोर्स वो पिछली बार रिपोर्ट होने को लेकर अभी भी अपसेट है। बस वापस जाओ, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करो, सब कुछ क्लियर करो। वो तुम्हें इतना पसंद करता है, वो तुम्हें डेफिनेटली माफ कर देगा। हाँ हाँ, वो पूरे 2 साल से तुम्हारे पीछे पागल था। 99 कन्फेशंस। वो बस इस बार थोड़ा नखरे दिखा रहा है, थोड़ा सा कोक्सिंग, और वो मान जाएगा। उसके आसपास का हर इंसान उसे उस ऑप्टिमिस्टिक इंटरप्रिटेशन की तरफ धकेल रहा था, पर लिडिया का गट उसे बता रहा था कि इस बार कुछ अलग है। वो अपने अंदर बढ़ते हुए उस डर को झटक नहीं पा रही थी। वो अब उनकी बातों का शोर और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओवरवेल्म्ड और रेस्टलेस होकर वो सीधा अपार्टमेंट वापस लौट आई। उसे सीधा मुझसे ही जवाब चाहिए थे। 10 बजे उसने कार पार्क की और कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस की तरफ चल पड़ी। उसने सैनिटेशन वर्कर्स को ट्रैश बिन्स क्लियर करते हुए देखा। इससे उसे कुछ याद आया। कल उसने मुझे जमीन पर बैठकर कुछ जलाते हुए देखा था। उसे लगा था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने उसे कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। अब वो जानना चाहती थी कि मैंने असल में क्या जलाया था, पर गार्ड पहले ही बिन्स रिप्लेस करके जा चुका था। लिडिया के पास ऊपर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार्ड हाथ में लिए एलिवेटर के दरवाजे खुले और उसने खुद को सामान के कई बड़े बॉक्सेस से घिरा पाया। बगल में खड़े यंग मैन ने नोटिस किया और तुरंत माफी मांगते हुए रास्ता साफ करने लगा। उसने अज्यूम किया कि कोई नया नेबर आसपास के किसी यूनिट में शिफ्ट हुआ होगा, पर जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि सामने वाला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने नॉक किया। सन्नाटा। इस अजीब सी खामोशी ने उसे परेशान कर दिया। वो बस दरवाजा खोलने ही वाली थी कि पीछे से एक आदमी की आवाज आई। क्या आप सामने वाले नेबर हैं?
हेलो, मैं अभी अभी यूनिट 1705 में शिफ्ट हुआ हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। 1705। जैसे ही उसने वो नंबर सुने, लिडिया ने इंस्टिंक्टिवली डोर साइन की तरफ देखा और अगले ही पल वो किसी बुत की तरह पूरी तरह से फ्रीज हो गई। वो यंग मैन अपना सूटकेस खींचता हुआ लाया और अभी भी खुशी खुशी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। लिडिया को एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। वो मैकेनिकली मुड़ी। उसकी नजरें बाईं तरफ लगी नंबर प्लेट पर टिकी थीं। 1705, एक नया रेजिडेंट यूनिट 1705। तो फिर ओरिजिनल टेनेंट कहाँ है? एजेंट ने कहा कि वो आज सुबह ही मूव आउट कर गया। क्या आप उसे जानती हैं? क्या आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे सकती हैं? वो शायद बहुत जल्दी में था। लिस्टिंग प्राइस मार्केट रेट से बहुत कम थी। मैंने इसे एक स्टील डील में ले लिया और बस उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये कुछ छोटी सी बातें और लिडिया का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो कुछ देर तक वहीं सन्न खड़ी रही। फिर अचानक रियलिटी में वापस आई। उसने साइड हटकर दरवाजा जोर से खोला। अपार्टमेंट एकदम खाली था। स्टैंडर्ड फर्निशिंग्स के अलावा वहां एक भी पर्सनल आइटम नहीं बचा था। वो किसी शो यूनिट की तरह एकदम स्पॉटलेस था। उस यंग मैन ने नोटिस नहीं किया कि लिडिया के चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ रहा था। वो बस मुस्कुराता रहा। क्लीन है ना? एजेंट ने बताया कि प्रीवियस टेनेंट ने 3 दिन पैकिंग में लगाए और जो चीजें वो नहीं ले जा सका वो उसने फेंक दी। लिडिया को खुद नहीं पता कि वो वापस अपने अपार्टमेंट के अंदर कैसे पहुंची। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एंट्रीवे में गिरा हुआ पाया। उसके पैर पूरी तरह नम थे और पूरे शरीर में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे पानी से खींच कर निकाला गया हो। उसने अपना फोन निकाला, मेरा कॉन्टैक्ट ढूंढा और कांपती उंगलियों से टाइप किया, तुमने मूव आउट क्यों किया? जैसे ही उसने सेंड पे क्लिक किया, स्क्रीन पर एक छोटा सा रेड डॉट आ गया। उसे देखते ही वो अंदर तक सिहर उठी और उसकी नजरें एक पल के लिए जम गईं। वो इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी और उसने कई और मैसेजेस भेजे, लेकिन हर बार वही नोटिफिकेशन मिला। स्क्रीन को घूरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो जो उसकी सांसें रोक रहा था। वो बस सफिकेट होने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने सांस छोड़ी और आंसर किया। उसकी रूममेट की पैनिक्ड आवाज उसके कानों में गूंजी, लिडिया, ये बहुत बुरा हुआ है। ईथन इटली चला गया है। मैं अभी बुलेटिन बोर्ड के पास हूँ। उसका नाम एक्सचेंज स्टूडेंट लिस्ट में है। ये शब्द उस पर किसी बिजली की तरह गिरे। लिडिया के सीने में किसी टाइटल वेव जैसी तबाही मच गई। उसने कैबिनेट के सहारे खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, पर उसके नम्ड पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो आगे की तरफ लड़खड़ाई और जमीन पर जा गिरी। उसका माथा दीवार के कोने से टकराया और फट गया। वहां से तुरंत खून बहने लगा। पास पड़े उसके फोन से फ्रैंटिकली आवाजें आने लगी। क्या हुआ? हम आ रहे हैं। लिडिया अब उन लफ्जों को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। उसने अपने घाव पर हाथ रखा। उसके सिर में एक चुभने वाला रिलेंटलेस पेन चीख रहा था। वो सिकुड़कर गोल हो गई। उसके गले से एक हल्की एगनाइज्ड सी आवाज निकली और उसके चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। ब्लैकआउट होने से पहले, होश के आखिरी पलों में, आज दिन भर जो लफ्ज उसने अनगिनत बार पढ़े थे वो उसके दिमाग में छप चुके थे। ईथन अब लिडिया से कभी प्यार नहीं करेगा। लिडिया की इंजरीज बहुत सीवियर थी। वो बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाई, पर उसे तुरंत इंटेंसिव केयर में रश किया गया। जब उसे आखिरकार होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। उसकी फ्रेंड्स उसके बेड के चारों तरफ खड़ी थीं, विजिबली रिलीव लग रही थीं, और उन्होंने उसे वो सब बताना शुरू किया जो उसकी बेहोशी के दौरान हुआ था। जो हमें पता चला है उसके हिसाब से ईथन 3 दिन पहले इटली पहुंच गया था, पर उसने अभी तक वहां अपना एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। अपेरेंटली लिस्ट पोस्ट होने के बाद किसी ने स्कूल में उसके खिलाफ रिपोर्ट फाइल कर दी, ये क्लेम करते हुए कि उसने एग्जाम में चीट किया था और उसकी एक्सचेंज स्पॉट कैंसिल कर देनी चाहिए। अगर स्पॉट कैंसिल हो गई तो उसे मोस्ट लाइकली वापस आना पड़ेगा। डोंट वरी लिडिया, वो कहीं नहीं जा रहा। लिडिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। वो अभी ये सब प्रोसेस कर ही रही थी कि दरवाजे पर एक नॉक हुई। उसकी एक फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए भागी। बाकियों ने पलट कर देखा और अंदर आए फॉर्मिडेबल प्रोफेसर लिन। उनका एक्सप्रेशन बेहद ग्रिम था। उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर लेटी लिडिया को एक ब्रीफ और कटिंग ग्लांस दिया। उनकी अथॉरिटी इतनी कमांडिंग थी कि किसी की भी उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। तुम लिडिया हो? मैंने सुना है कि तुम उस प्लेजरिज्म इंसिडेंट के पीछे थी जिसमें ईथन और जूलियन शामिल थे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इन शब्दों के बाद उसकी फ्रेंड्स वहां नहीं रुकी। वो बिना कोई आवाज किए चुपचाप वार्ड से बाहर निकल गई और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। लिडिया ने अपनी ठुड्डी को हल्का सा ऊपर किया। वो मैं थी। ये कंफर्मेशन मिलते ही प्रोफेसर लिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आवाज एक डिलिबरेट और हैवी वेट के साथ नीची हो गई। ईथन ने मुझे बताया कि तुमने एविडेंस फैब्रिकेट किए थे। क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुमने उसके फ्यूचर के साथ क्या किया है? एक बार वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया और साथ में वो पब्लिक बैकलैश जो उसे
पिछली बार तुम्हारी वजह से फेस करना पड़ा था, वो हर जगह उसके पीछे जाएगा। तुम उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। वो तुम्हारी फिक्र करता था। लेकिन सच बताना, क्या इन 2 सालों में उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है? क्या तुम उससे इतनी नफरत करती हो कि जब तक तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगी तुम नहीं रुकोगी? अगर तुम्हें जरा भी डिसेंसी बची है तो अभी स्कूल जाओ और उन्हें सच बताओ। लिडिया का सिर घूमने लगा। पल भर में उसके अंदर पैनिक दौड़ गया। उसने वो सब सिर्फ अपने स्पाइट में किया था, इस गुस्से में कि मैंने उसे उस क्लब इवेंट के लिए चूज नहीं किया। उसने सुपरवाइजर से सिर्फ इसलिए झूठ बोला था ताकि मैं हार मानकर उससे समझौता कर लूं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इससे इतनी बड़ी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। उसे अब अपने घाव की परवाह नहीं थी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और रिकॉर्ड स्ट्रेट करने के लिए प्रोफेसर लिन के साथ स्कूल जाने की जिद करने लगी। जैसे ही वो बाहर निकले, मेडिकल स्टाफ ने उनका रास्ता रोक लिया। डॉक्टर्स ने उसे जाने से साफ मना कर दिया। वो उससे प्लीड करते रहे, पर उसने एक शब्द नहीं सुना। वो किसी भी तरह स्कूल वापस गई। प्रोफेसर लिन ने पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड, डिजाइन स्कूल के डीन और सुपरवाइजर के सामने एक मीटिंग अरेंज कर रखी थी। लिडिया ने जूलियन का नाम लिया कि असल में प्लेजराइज उसने किया था। जूलियन को इस रिवर्सल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत पैनिक कर गया, फूट फूट कर रोने लगा और हर बात से इनकार करने लगा। सुपरवाइजर भी इस रिट्रैक्शन से पूरी तरह ब्लाइंडसाइडेड थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करें। लिडिया का एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड रहा। उसने अपना फोन अनलॉक किया और एक फोटो निकाली। ये वो लेटर है जो जूलियन ने मुझे अपने हाथों से लिखा था। मेरी फैमिली जल्द ही ओरिजिनल लेकर आ जाएगी। आप उस नोट से हैंडराइटिंग कंपेयर कर सकते हैं। ये सुनते ही जूलियन का रोना एक डेस्परेट सॉबिंग में बदल गया। लिडिया, ये मैं हूं जूलियन। क्या तुम भूल गई कि हम साथ बड़े हुए हैं? ये सब पुरानी बातें हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लिडिया उसे उन अनडिनाएबल बातों से मुकरते हुए देखती रही और उसकी आंखों में एक कंटेम्प्ट की चमक आ गई। मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। पहले जो कुछ भी था वो सिर्फ एक एक्ट था। मेरा नाटक अब खत्म हो चुका है, तो मैं अब तुम्हें बिल्कुल कवर नहीं करने वाली। तुमने ये किया है तो अब इसे आखिर तक ओन करो। ये लफ्ज उसके मुंह से निकले ही थे कि लिडिया की फैमिली ओरिजिनल लेटर लेकर पहुंच गई। केयरफुल कंपैरिजन के बाद ये कंफर्म हो गया कि नोट पर हैंडराइटिंग जूलियन की ही थी। डिसिप्लिनरी कमेटी ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई और रिकॉर्ड करेक्ट करने के लिए पूरी स्कूल में एक अनाउंसमेंट जारी की। मिसकॉन्डक्ट की सीवियरिटी को देखते हुए जूलियन को एक्सपेल कर दिया गया और ये इंसिडेंट हमेशा के लिए उसके एकेडमिक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। जब तक ये सब सॉल्व हुआ, रात हो चुकी थी। लिडिया ने दीवार के सहारे खुद को संभाला और प्रोफेसर लिन को आवाज दी। प्रोफेसर लिन, क्या ईथन को पता है कि यहाँ पीछे से क्या चल रहा है? हालांकि मामला सुलझ गया था, पर प्रोफेसर लिन का गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने बिना किसी वार्मथ के उसकी तरफ देखा। वो लगभग एक्सपेल हो चुका था। ऑफ कोर्स उसे पता है। क्या उस चोट से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो डांट उसे चुप गई और लिडिया हर गुजरते सेकंड के साथ हर बुरा फील करने लगी। फिर भी वो कुछ कहना चाहती थी। अब जब सब क्लियर हो गया है तो क्या वो वापस आएगा? वो स्पॉट पूरे डिजाइन स्कूल में इकलौती है। ईथन ने उसे अपनी मेरिट पर हासिल किया है। पूरे 3 साल की इटली की पढ़ाई उसके लिए हर दरवाजा खोल देगी। वो वापस क्यों आएगा? और वैसे भी जब तक तुम्हारी जैसी लड़की चिंगा यूनिवर्सिटी में है, दूर रहना ही उसे दर्द से बचाएगा। अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारे जैसे किसी इंसान के पीछे अपना दिमाग खराब कर लेगा तो मैंने शुरू से ही उसमें कुछ अक्ल डाल दी होती। जब बात रिलेशनशिप्स की हो तो इंसान को वाइजली चूज करना चाहिए। मैं समुंदर किनारे स्ट्रेच्ड आउट धूप सेंक रहा था जब प्रोफेसर लिन का कॉल आया, ये बताने के लिए कि सब कुछ ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि उन्होंने लिडिया से सच कैसे उगलवाया, पर मैंने उन्हें दिल से थैंक यू कहा। प्रोफेसर लिन ने मुझे कुछ और एडवाइस दी और जल्दी में अपनी मीटिंग के लिए चले गए। मैंने अपने बगल में रखे जूस का एक सिप लिया और बिना किसी फिक्र के वापस अपनी बीच चेयर पर लेट गया। 3 दिन पहले मैं इटली पहुंचा। मैंने प्लान किया था कि मैं अपना एनरोलमेंट तुरंत पूरा कर लूंगा, पर यूनिवर्सिटी ने मेरे रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के लिए चाइना कॉल किया और अचानक मुझे नोटिफाई किया कि मेरी स्पॉट के साथ कोई इशू है जिसे टेम्पररी तौर पर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। अपने रूममेट से पूछने के बाद ही मुझे पता चला कि किसी ने मेरे खिलाफ एक अनोनिमस कंप्लेंट फाइल की थी। तो मैंने प्रोफेसर लिन से बात की, उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन की और उनसे कहा कि वो देखें क्या हो सकता है। प्रोफेसर लिन चिंगा यूनिवर्सिटी की सबसे डिस्टिंग्विश्ड फिगर्स में से एक है, पर मैं जानता था कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और मैंने खुद को सबसे बुरे के लिए प्रिपेयर कर लिया था। मुझे मानना पड़ेगा, जब से लिडिया मेरी जिंदगी में आई है मेरे प्रेशर हैंडल करने की एबिलिटी काफी बढ़ गई है। अभी भी एक्सपल्शन की पॉसिबिलिटी सामने होने के बावजूद मैं काम हूं। मेरे अंदर इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि मैंने एक लास्ट मिनट फ्लाइट ली और एक छोटे से हॉलिडे के लिए कोस्ट पर आ गया। अब जब सब कुछ सेटल हो चुका है
मैं खुद को सच में रिलैक्स करने देता हूँ और सोचने लगता हूँ कि वापस जाकर एनरोलमेंट का पेपरवर्क कब खत्म करूँ। मैं फ्लाइट ऑप्शन स्क्रॉल कर रहा था कि तभी डॉर्मेट्री के ग्रुप चैट में एक मैसेज पॉपअप हुआ। इथन, लिडिया अभी अभी हमें ढूंढते हुए आई थी। वो कह रही है कि उसे तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए। वो क्लेम कर रही है कि उसे माफी मांगनी है, हम उसकी बातों में नहीं आ रहे। डोंट वरी, हमने उसे एक डिजिट भी नहीं दिया। तुम्हें उसे देखना चाहिए। वो एकदम रेक्ट लग रही है। उसके सिर पर चारों तरफ बैंडेजिंग हो रखी है। अपेरेंटली वो कुछ दिन पहले ही इंटेंसिव केयर में थी। उसे वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करती है। उनकी इस विविड कमेंट्री को पढ़कर मेरे दिमाग में पल भर में वो सीन आ गया जहां मेरा नया नंबर मांगने पर लिडिया को मुंह पर मना कर दिया गया होगा। मेरे होठों के किनारे एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने ग्रुप चैट में एक जनरस सा रेड एनवेलप भेजा। पिछले कुछ दिनों में मेरा साथ देने के लिए तुम सबका थैंक यू। सब कुछ सॉर्ट हो गया है। जब मेरे ये 3 साल पूरे हो जाएंगे तो डिनर मेरी तरफ से। मैं तुम सबको पर्सनली मिलकर प्रॉपरली थैंक यू कहूंगा। मैंने मिलान वापस जाने की अगली फ्लाइट बुक की, आराम से स्ट्रेच किया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सॉफ्ट सैंड पर चलते हुए मैं वापस होटल की तरफ चल पड़ा। इस बार एनरोलमेंट प्रोसेस बड़ी स्मूथली हो गया। एक भी हिच नहीं आई। मैंने अपने हाथों में मौजूद स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स के उस स्टैक और मुझे अभी अभी मिली ब्रांड न्यू स्टूडेंट आईडी को नीचे देखा और मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ गई। क्या आप डॉर्मेट्री में रहेंगे या आपने अपनी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर लिया है? मैंने पहले ही एक अपार्टमेंट सॉर्ट आउट कर लिया है। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट डॉर्म्स के उस केओटिक सोशल एनवायरनमेंट में खास कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसलिए इस ट्रिप से पहले मैंने कैंपस के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट खरीद लिया था। मैंने अपना सूटकेस उठाया और सीधा वहीं के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपने सामने सीढ़ियों को देखा, अपना भारी सूटकेस उठाने की कोशिश की और एक लंबी सांस छोड़ी। मैं बस सोच ही रहा था कि क्या किसी को मदद के लिए पैसे दूं कि तभी एक खूबसूरत यंग वुमन मेरे बगल में आई और उसने इंग्लिश में पूछा कि क्या मुझे कोई मदद चाहिए। मैंने जल्दी से सिर हिलाया और सोफिया ने मेरा लगेज ऊपर ले जाने में मेरी मदद की। सीढ़ियों पर और जाते जाते हम प्यार से बातें करते रहे। जब तक हम मेरे दरवाजे पर पहुंचे, हमने बस अपना इंट्रोडक्शन ही खत्म किया था। मैंने उसे थैंक यू कहने के लिए हल्का सा बो किया। उसने अपनी लाल हो चुकी हथेलियों को मुझे दिखाते हुए स्माइल के साथ मजाक किया। मैंने अभी तुम पर एक फेवर किया है, एक सिंपल सा थैंक यू काफी नहीं है ना? क्या तुम मुझे अपना एक बिजनेस कार्ड दोगे? इस रिक्वेस्ट ने मुझे एक पल के लिए ऑफ गार्ड कर दिया, पर मैंने खुद को जल्दी संभाल लिया। अपने सामान में ढूंढने के बाद मुझे कोई कार्ड नहीं मिला। मैंने अपोलोजेटिकली ऊपर देखा। सॉरी नो क्रू वरीज। उसने ना जाने कहां से एक पेन निकाला और अपने हाथ का पिछला हिस्सा मेरी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारा नंबर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो यहीं मेरे हाथ पर लिख दो। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर मैंने पेन लिया और उसके हाथ पर अपने डिजिट्स की एक लंबी स्ट्रिंग लिख दी। नए अपार्टमेंट में मूव इन करने के बाद मैंने कई बिजी दिन उस जगह को ऑर्डर में लाने में गुजारे। उस शाम मुझे खबर मिली कि मेरी कोहॉर्ट के सभी एक्सचेंज स्टूडेंट्स ने चेक इन कंप्लीट कर लिया है और कल ऑडिटोरियम में एक वेलकम सेरेमनी है। मैंने टाइम नोट किया और अगली सुबह जल्दी निकल गया। इन पिछले कुछ दिनों में मुझे जब भी टाइम मिला मैंने कैंपस में घूमने का चांस नहीं छोड़ा। पर यूनिवर्सिटी बहुत एनॉर्मस है और सारी बिल्डिंग्स बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो मैं फिर से खो गया। टाइम हाथ से निकल रहा था और मैं बस किसी से रास्ता पूछने ही वाला था कि मेरा फोन बजा एक अनफेमिलियर नंबर। मैं 2-3 सेकंड्स के लिए रुका, फिर आंसर किया। एक पहचानी सी आवाज आई, पर मैं ठीक से पहचान नहीं पाया। मैं अभी भी इस बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से टैप किया। मैं घूमा और देखा कि सोफिया, वही जिसने मेरा लगेज उठाने में मदद की थी, मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसका फोन अभी भी उसके कान पर लगा था। मुझे तुरंत क्लिक हुआ, ये उसका नंबर है। मेरे चेहरे पर एक प्लेजेंट सरप्राइज वाली स्माइल आ गई। हमने एक क्विक ग्रीटिंग में हाथ मिलाया। तुम किस ख्यालों में खोए हो? मैंने उसे ईमानदारी से अपनी प्रॉब्लम बताई। ऑडिटोरियम का जिक्र आते ही उसने तुरंत कहा कि वो भी वहीं जा रही है। वेल, तुम मुझे कंपनी दे सकते हो और क्योंकि मुझे रास्ता पता है तो मैं लीड करूंगी। मैंने बिना क्वेश्चन किए उस पर ट्रस्ट कर लिया। हम एक साथ उस भूल भुलैया जैसे कैंपस से गुजरे, पूरे रास्ते हंसते और बातें करते हुए। करीब 10 मिनट के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बाद सोफिया ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और कहा कि वही है। मैंने वो फोटो चेक की जो एक सीनियर ने भेजी थी। वो बिल्कुल मैच कर रही थी। मैंने सोफिया को हाथ हिलाकर थैंक यू कहा। वेलकम सेरेमनी 2 घंटे तक चली। जब तक मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला मेरी पीठ अकड़ चुकी थी। मैं अभी भी लंच के बारे में सोच ही रहा था कि कोई ठीक मेरे सामने आ गया। वो सोफिया थी, मुस्कुराते हुए, और मेरे लंच प्लान्स के बारे में पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ये बात भाप गई। उसने स्माइल किया, पास के एक रेस्टोरेंट को रिकमेंड किया और मुझे ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया। मैं मान गया और उसके पीछे पीछे कैंपस से बाहर आ गया। जब हम पहुंचे तो मैंने रियलाइज किया कि वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। मेरे चेहरे पर एक फ्लिकर ऑफ सरप्राइज आ गया। तुम मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट लाना चाहती थी, क्या तुम ये हैंडल कर पाओगी?
मैंने सुना है कि यहाँ के खाने के हिसाब से एडजस्ट करना मुश्किल होता है। मैं चाहती थी कि आज का लंच तुम्हारे लिए एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो, और मैं भी काफ़ी टाइम से चाइनीज़ फूड ट्राई करना चाहती थी, इसलिए ये मुझे परफेक्ट चॉइस लगा। मैंने इतनी थॉटफुलनेस की उम्मीद नहीं की थी। मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। तो ठीक है, इस मील के लिए मैं होस्ट का रोल प्ले करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें चाइनीज़ क्विजीन का एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा। हम बातें करते हुए अंदर गए और हमें सीट मिल गई। सोफिया की लाइवली और कंसिडरेट पर्सनालिटी की वजह से वो मील जेन्युइनली बहुत एंजॉयबल रहा। हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के डिफरेंसेस के बारे में बात की, और फिर हमारे आसपास होने वाली उन सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों में खो गए। कैंपस की बातें करने लगे, और कुछ ही देर में हम ऐसे बातें कर रहे थे जैसे पुराने दोस्त हों। लंच के बाद सोफिया मुझे वापस मेरे अपार्टमेंट तक छोड़ने आई। दरवाजे पर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा रिलक्टेंट हो गया। क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ आफ्टरनून टी के लिए चलना पसंद करोगे? वीकेंड का मौसम बहुत सुहाना था। मैं खुशी खुशी वहां पहुंचा, और हम गार्डन कैफे में एक रिलैक्स्ड कॉन्वर्सेशन में डूब गए। सफेद कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ लेक से आया, और एक पंख उड़ता हुआ मेरे सिर पर आ गिरा। सोफिया ने नोटिस किया और हंस पड़ी। उसे हटाने के लिए आगे झुकी। हम इतने करीब थे कि दूर से देखने पर यह सीन काफी इंटीमेट लग रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक स्माइल थी। थैंक यू। ये शब्द मेरे होठों से निकले ही थे कि मेरी पेरिफेरल विजन ने कुछ देखा, और मेरी नजरें वहीं जम गईं। दरवाजे पर खड़ी वो औरत, जिसका सिर पट्टियों से बंधा था, चेहरा खोखला और थका हुआ था, वो बिल्कुल लिडिया जैसी लग रही थी। इससे पहले कि मैं ठीक से देख पाता, वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसने अपनी ब्लड शॉट आंखें नीचे की, ऊपर से पेस्ट्रीज की टेबल का मुआयना करते हुए। उसकी चीरन सो नजरें हम दोनों के बीच दौड़ रही थी। ये कौन है? वो आवाज। मैंने तुरंत कंफर्म कर लिया, ये लिडिया है। मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसने मुझे यहाँ तक कैसे ट्रैक किया, पर उसका यहाँ आना मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं कर रहा। मैं हमेशा से जानता था कि वो एक दिन मेरे पीछे पीछे इटली जरूर आएगी। लिडिया के दिमाग में मैं उसका वो शिकार हूं जो पहले से उसका है। वो मुझे कभी भी अपनी नजर से ओझल नहीं होने देगी। मैं इस रियूनियन के लिए तैयार था। तो जब वो उस हॉस्टाइल टोन के साथ मेरे पास आई, तो मैं पूरी तरह से कंपोज रहा। एक नई फ्रेंड। फ्रेंड? किस तरह की फ्रेंड? गर्लफ्रेंड है ये तुम्हारी? उसके आखिरी कुछ शब्द गुस्से से भींचे हुए दांतों के बीच से निकले। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आधी जख्मी हालत में हजारों मील का सफर तय करके यहाँ सब कुछ सच सच बताने के लिए आए के बाद वो मुझे एक डेट जैसे सीन में देखेगी। कुछ ही दिन हुए हैं इसे विदेश आए, और इसे कोई नई मिल भी गई। क्या ये वही नहीं है जो 2 साल तक मेरे पीछे पड़ा था? 99 बार मना होने के बाद भी पीछे नहीं हटा था? क्या 100वीं बार सब ठीक नहीं होने वाला था? तो फिर ये अपनी बात से क्यों मुकर रहा है? तुम भूल गए मैंने उसे पास्ट उखाड़ने का कोई मौका नहीं दिया। सच कहूं तो तुम्हारे पीछे भागना मेरी जिंदगी का कोई प्राउडेस्ट चैप्टर नहीं था। मैं उसे क्यों ना भूलूं? तुम्हारी शक्ल सूरत के अलावा तुम में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुका हूं। अगर मैं दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहता हूं, तो क्या मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए? ये शब्द लिडिया के चेहरे पर ठंडे पानी की तरह गिरे। वो अविश्वास से मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में शक भरा था। ईथन, तुम्हें इन कुछ दिनों में हो क्या गया है? हमारा एक अग्रीमेंट था। मैं बहुत बढ़िया हूँ असल में। अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा सो रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे तो एक छोटे से वेकेशन का टाइम नहीं मिल गया। तुम दूसरी तरफ अचानक से यहाँ अटपकी हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर तुम समझदार हो तो प्लीज इस कैफे से चली जाओ। सच कहूं तो तुम सोफिया के साथ मेरा टाइम खराब कर रहे हो। मैंने ये इतनी आसानी से कहा जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। इस कैजुअल डिसमिसल ने लिडिया के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ चीजें सच में उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। मैं पहले गलत थी। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी इथन, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मुझे एक और मौका दे दो। मैंने उसके कांपते हाथों को देखा, एक भौं चढ़ाई, और अपनी आवाज में थोड़ा सार्केज्म ले आया। मैं कैंपस ब्यूटी की माफी के लायक नहीं हूँ। डोंट वरी, हम आज से अजनबी हैं। तुम्हें मेरे पीछे आने की वजह से अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी आंखों में वो रिजॉल्व देखा और समझ गई कि मैं ब्लफ नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर पैनिक दौड़ गया, और बिना सोचे समझे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया इतनी जोर से कि मुझे दर्द हुआ। सोफिया, जिसे हमारी बातचीत का एक शब्द भी समझ नहीं आया था, उसे पहले लगा कि हम सिर्फ दोस्तों की तरह बातें कर रहे हैं। पर जब उसने देखा कि लिडिया की पकड़ से मेरा हाथ लाल हो रहा है, तो वो जल्दी से बीच बचाव करने के लिए खड़ी हो गई। लिडिया के लिए ये एक प्रोवोकेशन था। बिना कुछ सोचे उसने सोफिया का हाथ झटक दिया। सोफिया कुछ कदम पीछे लड़खड़ाई। लिडिया ने उसे एक कोल्ड डिसमिसिव लुक दिया और मुझे बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। सोफिया ने दीवार के सहारे खुद को संभाला।
उसने मुझे रेजिस्ट करते हुए देखा और लिडिया के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। दोनों औरतें पल भर में ही एक दूसरे से भिड़ गईं। कई कस्टमर्स इस झगड़े में फंसने के डर से बाहर की तरफ भागने लगे। सेकंड फ्लोर पर मौजूद ओनर ने बिना किसी देरी के पुलिस को कॉल कर दिया। ऑफिसर्स ने दोनों को अलग किया और दोनों को स्टेशन ले आए। हाथापाई में लिडिया के सिर की पट्टियां खुल गई थीं, जिससे उसका कच्चा घाव दिखने लगा था। ऑफिसर्स ये देखकर साफ तौर पर पीछे हट गए। उन्होंने इंस्टिंक्टिवली मान लिया कि सोफिया ने किसी घायल इंसान पर हमला किया है। सोफिया ने जोरदार विरोध किया और लिडिया, जो कि बुरी तरह घायल थी, वो भी पीछे नहीं हटी, ये जिद करते हुए कि पहली चोट सोफिया ने ही मारी थी। वो लगभग आधे दिन तक बहस करते रहे, ऑफिसर्स के कान फाड़ देने वाली आवाज में। जब ये तय नहीं हो पाया कि शुरुआत किसने की, तो कोई और रास्ता ना देखकर ऑफिसर वहां मौजूद इकलौते आई विटनेस यानी मेरी तरफ मुड़ा। सर, क्या बता सकते हैं कि आपने वहां क्या देखा? ये शब्द सुनते ही दोनों औरतें एक साथ मुड़ीं और अपनी बेचैन नजरें मुझ पर गड़ा दी। मैं जरा भी नहीं हिचकिचाया। मैंने अपना हाथ उठाया और सीधा लिडिया की तरफ इशारा किया। धक्का पहले इसने दिया था। लिडिया एकदम रिजिड हो गई, पूरी तरह से फ्रोजन खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने उसका नाम लिया है। उसकी आवाज कांपने लगी। मैंने बस उसे एक बार धक्का दिया था, मुझे उसने मारा है। ईथन, तुम ऐसा क्यों? उसका वाक्य बीच में ही टूट गया। उसे पल भर में सब समझ आ गया और वो समझ गई कि मैंने ऐसा क्यों कहा। ये मुझसे बदला ले रहा है। ये मुझे महसूस करवाना चाहता है कि झूठा इल्जाम लगने पर कैसा लगता है। इस एहसास ने उसे निःशब्द कर दिया। ऑफिसर को चाइनीज समझ नहीं आती थी, तो उसने मुझसे ट्रांसलेट करने को कहा। मैंने सब कुछ सिंपल और फैक्चुअल रखा। मैं सोफिया के साथ लंच कर रहा था। ये औरत जबरदस्ती अंदर घुसी, हंगामा किया, मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की और फिर सोफिया को धक्का दिया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ। लिडिया के अंदर की आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह बुझ गई। उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज रूखी और खोखली थी। तुम अब कभी मेरा साथ नहीं दोगे, है ना? मैंने उसे तिरछी नजर से देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं एक सच्चा इंसान हूं, मैं सच का साथ देता हूं। लिडिया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जोर दिया, तो क्या अगर उसने मुझे पहले धक्का दिया होता तो क्या तुम सच बोलते? क्या तुम्हें यह पूछने की जरूरत है? हम अजनबी हैं लिडिया। सोफिया जवान है और वो ये सब डिजर्व नहीं करती। जाहिर है मैं अपनी फ्रेंड का साथ दूंगा। मैंने वो बात वहीं खत्म की और बिना उसके चेहरे की तरफ एक बार भी देखे वहां से चला गया। मेरी गवाही और सिक्योरिटी फुटेज के तुरंत मिल जाने के बाद सच साबित होने में कोई वक्त नहीं लगा। लीडिया को फॉरेन नेशनल होकर हंगामा करने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया। मैंने सोफिया के छूटने का इंतजार किया और उसे अपनी तरफ से थैंक्स और अपॉलॉजीज दोनों दी। उसने अपनी मामूली चोटों की परवाह किए बिना उसे टाल दिया और इसके बजाय कहा कि आज का दिन खराब हो गया, इसलिए वो अगले हफ्ते के लिए कुछ प्लान करना चाहेगी। मैंने इस पर ध्यान से सोचा। सोफिया नो डाउट खूबसूरत है, पर आज जो हुआ उसे देखकर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उसने बड़ी समझदारी से चीजें हैंडल की। मैं ये भी जानता हूं कि लिडिया इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी और मैं सोफिया को किसी और मुसीबत में नहीं खींचना चाहता या फिर खुद को दोबारा पुलिस स्टेशन में नहीं देखना चाहता। मैं महसूस कर सकता हूं कि सोफिया की फीलिंग्स दोस्ती से कहीं ज्यादा हैं, पर मैं अब वैसा इंसान नहीं हूं जो इम्पल्स में आकर कुछ भी कर ले। तो आखिर में मैंने पोलाइटली मना कर दिया। अगले 1.5 महीने तक मैं लिडिया से बिल्कुल नहीं मिला। मेरी जिंदगी वापस अपने स्टडी रिदम में लौट आई। सोफिया ने 2 बार और कोशिश की, पर मेरे दोबारा मना करने के बाद हमारे बीच चीजें चुपचाप खत्म हो गईं। मुझे इसके लिए कोई खास दुख नहीं हुआ। इस अनजान देश में मुझे खाना बनाना आता था, जो मेरे लिए एक तरह से पासपोर्ट बन गया। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट क्राउड में जल्दी ही घुल मिल गया। जैसे ही मैं लगभग भूलने वाला था कि लिडिया एग्जिस्ट करती है, वो फिर से आ गई। वो कई गाड़ियों में गुलाब के गुब्बारे भरकर कैंपस में मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैंने चारों तरफ लोगों की घूरती हुई अजीब सी नजरों को देखा और खुद को पहली बार पूरी तरह से स्पीचलेस पाया। लिडिया ने मेरे एक्सप्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी बात रखी। ईथन, अगर मैं तुम्हारा 100 बार पीछा करूं तो क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? कुछ महीने पहले ये सुनकर शायद मैं पूरी तरह टूट जाता। अब मैं सिर्फ अनमूव्ड ही नहीं था, बल्कि मुझे घिन आ रही थी। क्या सोप ओपरा चल रहा है? क्या पेनफुली सेंटिमेंटल लाइंस हैं? क्या मैं उस वक्त पागल हो गया था? मैंने सच में सबके सामने बार बार ऐसा किया? अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे कोई पछतावा भी नहीं होता, बस बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है। इस वक्त मैंने लिया को पूरी तरह से ट्यून आउट कर दिया था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो लिडिया के अंदर घबराहट बढ़ने लगी। वो साफ तौर पे बेचैन हो गई और मेरी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगी। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ से नजरें हटा लीं और दूर खड़े किसी को हाथ हिलाकर बुलाया। हे क्लोई, यूकी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लिडिया ने मेरी नजर का पीछा किया और समझ गई कि मैं तो किसी और को ही बुला रहा था।
उसका दिल बैठ गया। लिडिया, ईथन। इससे पहले कि लिडिया आगे कुछ बोल पाती, वो लड़की जिसे मैंने क्लोई बुलाया था हमारे पास आई। उसकी टोन में एक वार्म फेमिलियरिटी थी। हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, ज्वाइन करना चाहोगे? मौसम साफ है, वीकेंड फ्री है, और मेरे सामने एक बहुत ही इनकन्वीनियंट प्रॉब्लम खड़ी है। मेरे पास हाँ कहने की हर वजह है, और मैंने हाँ कह दिया। मैंने क्लोई से शाम के प्लान्स के बारे में पूछा। हम नॉर्मल तरह से बातें करने लगे। हम में से किसी ने भी लिडिया की तरफ एक नज़र भी नहीं देखी, और मैं उस ग्रुप के साथ चला गया और वो हमें दूर जाते हुए देखती रही। लिडिया का चेहरा चाक की तरह सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, और उसने क्लोई को जिस नज़र से देखा उसमें गहरी जलन और दर्द भरा था। लिडिया हमारे पीछे पीछे कंट्री साइड तक आ गई। नदी के पार से उसे दूसरी तरफ हो रही हर चीज साफ दिखाई दे रही थी। 7 या 8 स्टूडेंट्स एक साथ किसी जश्न में डूबे हुए थे। एटमॉस्फेयर बहुत वार्म और स्पिरिटेड था। उसके पास अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ दूर से देख सकती थी, पर वो जितना मुझे देखती उसका सीना उतना ही भारी होता जाता। मैं चाहे कुछ भी करूं, क्लोई मेरे साथ ही रहती। हमारे बीच की दूरी कभी 10 कदम से ज्यादा नहीं बढ़ती, और वो कम ही होती जा रही थी। ये पर्टिकुलर क्लोजनेस देखकर लिडिया की आंखों में जलन होने लगी। वो बस इतना चाहती थी कि वो वहां जाए और मुझे खींचकर वहां से ले आए, पर वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं और भी गुस्सा हो जाऊंगा। वो नहीं चाहती थी कि हमारे बीच की खाई और गहरी हो, इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे चीजें और बिगड़े। उसने अपने अंदर उबलते जज्बातों को निगल लिया और खुद से कहा कि बस सहना है। उसने 6 घंटे तक सब सहा, जब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा नहीं हो गया। हमने बॉनफायर जलाई। पार्टी में बहुत शोर और वार्मथ थी। एनर्जी इलेक्ट्रिक थी। ये शोर मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा होने लगा था। मुझे बेचैनी सी होने लगी और मैं ताज़ा हवा के लिए चुपचाप अकेले नदी के किनारे चला गया। लिडिया को मौका मिल गया और वो मेरे पास आ गई। ईथन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज मेरा मूड काफी अच्छा था, पर उसे देखकर मुझे फिर से चिढ़ होने लगी। मैं सच में नहीं सुनना चाहता। मैं जाने के लिए मुड़ा। लिडिया घबरा गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डेस्परेशन थी। बस कुछ मिनट ही थे। कुछ बातें हैं जो मैं बहुत लंबे समय से कहना चाहती थी। इससे मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैंने आखिरकार उसे देखा। मेरा एक्सप्रेशन अनरिएबल था। बहुत लंबे समय से? जैसे क्या, कि तुम 2 साल पहले पहली नजर में ही मुझ पे फिदा हो गई थी? जब तक मैंने अपनी बात खत्म की, मेरी आवाज में साफ मौकरी थी। लिडिया ऐसे जम गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस राज को उसने इतनी हिफाजत से छुपा कर रखा था उसे वो मेरे मुंह से सुनेगी। मैंने उसके रिएक्शन की परवाह नहीं की। मेरे चेहरे का सार्केज्म और गहरा हो गया। लिडिया, ईमानदारी से सोचना। अगर तुम ये बातें जोर से कहो, सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि किसी से भी, यहां तक कि खुद से भी, तो क्या तुम सच में उन पर यकीन करोगी? ऐसा कौन सा प्यार का राज है जो पूरे 2 साल तक बिना किसी लीक के बिल्कुल छुपा रहता है? वो कौन है जो उस इंसान को 99 बार सबके सामने मना कर देता है जिससे वो प्यार करने का दावा करता है, सिर्फ अपनी ईगो बचाने के लिए? और वो कौन है जो हर मुसीबत या दर्द के वक्त हमेशा उस इंसान को दूसरी तरफ धकेल देता है जिससे वो प्यार का दिखावा करता है? क्या ये प्यार है? मुझे तो ये प्यार से ज्यादा नफरत लगती है। लिडिया का दिमाग ये शब्द सुनते ही पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वो डेस्परेटली इस सब से इनकार करना चाहती थी, पर उसके मुंह से कोई भी रिबटल नहीं निकला। सिर्फ खोखले, कमजोर शब्द निकले। ऐसा नहीं है इथन, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। मेरे आसपास सब ये बात जानते हैं। वो सब मेरी गवाही दे सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम किसे लाइक करती हो, तो ये मेरा बिजनेस कैसे हुआ? मैं जहां से देख रहा था वहां से मुझे बस इतना पता था कि तुम शुरू से अंत तक सिर्फ जूलियन की परवाह करती थी। जाओ और उसे अपने इस अमर प्रेम की कहानी सुनाओ। उसके सामने अपना दिल निकाल कर रख दो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्टली मैच थे, और ये सब मुझे शुरू से अंत तक बीमार कर रहा था। मेरे चेहरे पर जो नफरत साफ दिख रही थी वो आखिरी चीज थी जो लिडिया बर्दाश्त कर सकती थी। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। फिर भी उसने मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वो जिद में मुझे वहां रोके रखने की कोशिश कर रही थी। अब मेरे पास बिल्कुल पेशेंस नहीं बचा था। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही हमारे हाथ अलग हुए, लिडिया को ऐसा लगा जैसे वो एक झटके में सब कुछ खो रही है। एक धीमा क्रशिंग एक उसके सीने में फैलने लगा। उसकी सारी ताकत एक साथ खत्म हुई और वो इस तरह झूलने लगी जैसे वो गिर पड़ेगी। मैंने बिना किसी एफर्ट के नजरें फेरी और हल्के कदमों से वापस ग्रुप की तरफ चला गया। मैंने मान लिया था कि जब सब कुछ कह दिया गया है तो लिडिया अब फाइनली हार मान लेगी। मैं बहुत जल्द गलत साबित हो गया। वो बस ना नहीं सुन सकती थी। अगले कई महीनों तक मैं जब भी घर से बाहर निकलता तो मैं इस बात की काउंट कर सकता था कि वो मुझे 20 मीटर के अंदर कहीं ना कहीं जरूर दिखेगी। हर कुछ दिनों में वो मेरे सामने कोई ना कोई इलैबोरेट जेस्चर लेकर आ जाती और उसे प्यार का इकरार कहती।
एक बार, दो बार, तीसरी बार तक तो मैंने गिनना ही छोड़ दिया था। उसकी इस सिंगल माइंडेड ऑब्सेशन के आगे मैंने उसे कुछ नहीं दिया। जब हो सका मैंने उसे इग्नोर किया, और जब नहीं हो सका तो मैंने सिक्योरिटी को बुलाकर पीस डिसरप्ट करने के इल्जाम में उसे बाहर निकलवा दिया। ये बात बहुत जल्दी फैल गई। कुछ ही समय में पूरे कैंपस को पता चल गया कि लिडिया कौन है, और उसके इस रिलेंटलेस परस्यूट के बारे में भी सब जान गए। वो जहां भी जाती लोग इशारा करते और फुसफुसाते। उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजरें सिर्फ मेरी पीठ पर टिकी रहती थीं। उसे लगता था कि अगर वो बस आगे बढ़ती रही तो एक दिन वो मुझ तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन रियलिटी के प्लान्स कुछ और ही थे। मैं ना सिर्फ अनमूव्ड रहा, बल्कि मैंने उसके सामने ही दूसरी औरतों की अटेंशन भी एक्सेप्ट की। लिडिया बस खड़ी खड़ी देखती रही कि मैं कैसे अपने आसपास की औरतों के करीब होता जा रहा हूं। धीरे धीरे लिडिया को मुझे एडमायरर से घिरे देखने की आदत पड़ने लगी। उसने अनमने मन से ही सही, पर यह मान लिया कि मैं सही था। मैं कभी भी उसकी जागीर नहीं था जिसे वो अपने पास रख सके। बार बार रिजेक्ट होने के बाद वो सुन्न हो गई। मैं चाहे कोई भी चुभने वाली बात कह दूं या उसे कैसा भी कोल्ड लुक दूं, उसे अब वो दर्द महसूस नहीं होता था। वो अपने हर अटेम्प्ट को 1 से 50 तक गिनने लगी। सर्दियों के बाद जैसे ही वसंत आया, और वसंत गर्मियों में बदलने लगता है, तो वो मान लेती है कि दिन इसी नीरस पैटर्न में गुजरते रहेंगे। 50 से 100, शायद 101 भी। लिडिया हार मानने का कभी नहीं सोचती। ठीक उसी वक्त जब उसे लगने लगता है कि अब वो हर चीज को लेकर इंडिफरेंट हो सकती है, मैं उसके सामने आता हूँ एक औरत का हाथ पकड़े हुए और मुस्कुराते हुए। उसे आसपास के लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर। उस पल लिडिया को लगता है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। वो अपना सारा होश खो बैठती है और मुझसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है। पर इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाती, पेट्रोलिंग सिक्योरिटी गार्ड उस ह्यूमन बैरियर के पीछे से आकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वो चीखती है, क्यों? मेरी नजर बस 1 सेकंड के लिए उस पर रुकती है। मेरी आवाज एकदम सपाट है। मैं जवान हूं, मेरे पास पैसे हैं और मेरे पास दुनिया भर का वक्त है। किसी खूबसूरत लड़की को डेट करने में क्या बुराई है? क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? लिडिया इसके बाद लंबे समय तक टूटी रहती है। वो रात दर रात बार्स में अकेले शराब पीती है जब तक कि वो खड़ी भी ना रह सके। हर सुबह वो एक खाली कमरे में जागती है और बेबसी से वापस उसी दर्द में डूब जाती है। वो मुझे ढूंढना चाहती है, मुझसे ये रिश्ता तोड़ने की भीख मांगना चाहती है। पर हर बार जब वो करीब आती है और मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुस्कुराते और हाथों हाथ डाले देखती है, तो उसकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे जाती है। अब जाकर लिडिया को सच में समझ आ रहा है कि कैसा महसूस होता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपने दोस्तों और परिवार की हर गुजारिश को इग्नोर कर देती है और विदेश में ही रुकने की जिद करती है। वो किसी न किसी तरह के अंजाम तक पहुंचना चाहती है। जब गर्मियों की तपिश कम होने लगती है, तो आखिरकार लिडिया को खबर मिलती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। वो मुझे ढूंढने जाती है, हल्की सी मुस्कान के साथ, मुझे दिलासा देने के लिए तैयार, पर एक बार फिर कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा वो सोचती है। मेरे चेहरे पर हार्ट ब्रेक का कोई नामो निशान नहीं है। मैं उसे बिल्कुल वैसे ही देखता हूं जैसे महीनों पहले देखता था। लिडिया की मुस्कान सख्त हो जाती है। वो संभल कर बात शुरू करती है। तुम ठीक तो हो ना? क्या दर्द हुआ? मैंने अपने चेहरे पर एक परफेक्टली पोलाइट स्माइल लाते हुए कहा, हम अच्छे टर्म्स पर अलग हुए हैं, कंप्लीटली म्यूचुअल। इसमें दर्द होने वाली कोई बात नहीं है। वो जरा सी रिलैक्स होती है और फिर मेरी तरफ से आई एक ही लाइन उस पल को खत्म कर देती है। वैसे भी अगर मुझे दर्द हुआ भी होता तो वो उस दर्द के सामने क्या ही होता जो मैंने पिछले 2 सालों में झेला है। तुम तो वहां उस सब में शामिल थी। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। इस आखिरी बार से लिडिया हड़बड़ा जाती है और खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर मैं उसे कोई मौका नहीं देता। मैं बता सकती हूँ कि तब क्या हुआ था। ईथन ठीक है, बस करो। मैं पहले ही इन सब से थक चुका हूँ। लिडिया, प्लीज मेरे सामने ये नाटक करना बंद करो। अब मुझे तुम्हारे इस एक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। अगर तुम्हें ऑडियंस चाहिए तो घर वापस जाओ जूलियन, और अपने उस छोटे से सर्कल के पास। मुझे यकीन है वो खुशी खुशी तुम्हारा साथ देंगे। इन बातों से लिडिया का चेहरा लाल हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाती। मैं उसे पीछे छोड़कर सीधा एकेडमिक बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने अब तक अपने आसपास के सभी लोगों को अपना इंग्लिश नेम इस्तेमाल करने की आदत डाल दी है। यहाँ हर कोई मुझे उसी नाम से बुलाता है। शायद ही कोई जानता है कि मैं वही इथन हूँ जिसने वो सारे पब्लिक कन्फेशंस झेले थे। अब तक लिडिया के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। 99 अटेम्प्ट्स के बाद भी जिनमें से एक ने भी मुझे मूव नहीं किया, वो सच में हार मान चुकी है। अपनी एक फ्रेंड के सजेशन पर ही वो आखिरी कोशिश के लिए कुछ सोच पाती है। सॉन्ग कन्फेशन के लिए वो कैंपस का एक छोटा सा गार्डन चुनती है। उस गार्डन में वो एक बहुत बड़ा डोमिनो डिस्प्ले अरेंज करती है,
जिसमें वो सीन बना होता है जब हम पहली बार मिले थे। वो पेड़ों से फेरी लाइट्स की लड़ियां लटकाती है और रात में पूरे गार्डन में कैंडल्स जलाने का प्लान बनाती है ताकि मुझे उस शुरुआत की याद दिला सके मुझे वहां बुलाने के लिए। लिडिया लोगों की एक छोटी सी फौज तैयार करती है और दर्जनों कंटिजेंसी प्लान्स बनाती है। इस बार उसने ठान लिया है कि वो मुझे समझा कर ही रहेगी कि उसे सच में पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया था और उसका पछतावा अब उतना ही सच्चा है। सब कुछ तैयार है। वक्त आ जाता है और मैं नहीं आता। लिडिया पूरी तरह टूट जाती है। वो पागलों की तरह हर उस जगह गाड़ी दौड़ाती है जहां मैं हो सकता हूं, मुझे ढूंढती है। 9 बजे एक अलार्म बजता है। वो अंधेरा गार्डन रोशनी से नहा उठता है। बलून्स हवा में उड़ने लगते हैं। ऊपर से फूल और पंख बरसने लगते हैं और पेड़ों के बीच से पियानो की हल्की धुन गूंजने लगती है। एक के बाद एक डोमिनोज अपने आप गिरने लगते हैं, हर सेकंड एक, लगातार और बिना रुके। 10 मिनट से ज्यादा वक्त के बाद आखिरी पीस गिरता है और गार्डन की सारी कैंडल्स एक साथ जल उठती हैं। पर लिडिया के शरीर से ताकत का एक एक कतरा निचोड़ चुका है। जब वो आखिरी पल ठहरता है तो उसका फोन बजता है। ये एक अननोन इंटरनेशनल नंबर है, पर जैसे ही वो उठाती है वो मेरी आवाज पहचान लेती है। मैंने सुना है तुमने आज रात 100 कन्फेशन अरेंज किया है। व्हाट अ पिटी। मैं तो इस वक्त चाइना वापस आ गया हूँ, माफ करना। लिडिया अपने दर्द और कड़वाहट को निगल लेती है और एक लाइट टोन बनाने की कोशिश करती है। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारी आवाज सुनकर ही खुश हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा 101st 102nd प्लान कर सकती हूँ। उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण है। वो पहले ही माफी के सपने देख रही है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज रात तुम्हें 2 बातें बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ। लिडिया का गला सूख जाता है। फोन पर उसकी पकड़ और टाइट हो जाती है। पहली बात, एक फ्रेंडली रिमाइंडर। सर्दियां हैं और हवा में खुश्की है। जब तुम्हारा ये छोटा सा नाटक खत्म हो जाए तो प्लीज उन सारी कैंडल्स को बुझा देना। हम नहीं चाहेंगे कि आग लग जाए। ये शब्द सुनते ही लिडिया ऊपर देखती है और सूखे पत्तों की एक बारिश उसके चारों तरफ धीरे धीरे गिरती हुई दिखाई देती है। दूसरी बात, एक अच्छी खबर। मैं एक नए रिलेशनशिप में हूँ। ये गर्लफ्रेंड पिछली वाली से भी थोड़ी ज्यादा खूबसूरत है। तुम 100 पर रुक सकती हो। कुछ छोटे छोटे वाक्य फिर भी लिडिया के दिमाग में वो यादों का एक तूफान ला देते हैं। पल भर में उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई श्राप दे दिया हो। उसके माथे में एक चुभता हुआ जला देने वाला दर्द उठता है। दर्द से बेहाल होकर उसकी पकड़ छूट जाती है। फोन उसके हाथ से फिसलकर एक कैंडल स्टैंड से टकराता है। कुछ ही पलों में आग पूरे गार्डन में फैल जाती है। पर वो भागती नहीं है, वो चिल्लाती नहीं है। वो किसी बुत की तरह वहीं खड़ी रहती है और अपने आसपास के उस जलते हुए मंजर का हिस्सा बन जाती है। रात खत्म होने तक गार्डन का हर पेड़ जलकर राख हो चुका होता है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कोई जानी नुकसान नहीं होता। फायर फाइटर्स वक्त पे पहुंचकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो मुश्किल से होश में है, धुएं से लगभग घुट चुकी है। वो बाल बाल बच जाती है, पर इस आग की वजह से चिंगा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आग बबूला हो जाती है। वो अनाउंस करते हैं कि वो पूरी जवाबदेही तय करेंगे और मेन सस्पेक्ट के तौर पर लिडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये खबर सुनकर लिन फैमिली पागल हो जाती है। वो उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। पर ये एक इंटरनेशनल केस है और इससे साफ बच निकलना मुमकिन नहीं है। आखिर में फैमिली को अपनी काफी एसेट्स और कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है। तब जाकर चिंगा यूनिवर्सिटी सेटल करने के लिए राजी होती है। नुकसान की सिवियरिटी को देखते हुए लिडिया को 6 महीने की जेल होती है। उसे यूरोपियन नो एंट्री लिस्ट में डाल दिया जाता है और डिपोर्ट करके हमेशा के लिए वापस लौटने पर रोक लगा दी जाती है। रिहा होते ही उसे सीधा एयरपोर्ट ले जाया जाता है और घर भेज दिया जाता है। गर्मियों के कपड़ों में आसपास की भीड़ को देखते हुए लिडिया अभी भी किसी लंबे सपने से जागी हुई सी धीरे धीरे होश में आती है। गर्मियां आ चुकी हैं। कई महीने बीत चुके हैं और वो मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आई है। ये एहसास उसके सीने में एक अजीब सी उलझन पैदा करता है। वो समझ नहीं पाती कि ये निराशा है या सूनापन। अभी भी वक्त है। मिलने का एक और मौका जरूर मिलेगा। वो खुद को तसल्ली देती है। बस यही एक दिलासा है जो वो खुद को दे सकती है। फिर मुड़ती है और मुझे स्ट्रीट कॉर्नर से बाहर आते हुए देखती है। मेरे हाथ में एक खूबसूरत औरत का हाथ है। अपनी फ्रेंड्स की भेजी फोटोज से वो पहचान लेती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इत्तेफाक से ऊपर देखता हूँ और उसे नोटिस कर लेता हूँ। एक रेयर मूव में मैं उससे पूरी गर्मजोशी से मिलता हूँ और फिर बहुत ही ओपनली उसे सब बताता हूँ। है, बहुत दिन हो गए। मैं अभी अभी जर्मनी के ट्रिप से वापस आया हूँ और तुम्हें देखो, तुम बाहर आ गई। वक्त सच में उड़ता है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड है वेरोनिका। लिडिया के चाइना लौटने के बाद वो आखिरकार एक म्यूचुअल कॉन्टैक्ट के जरिए मुझे एक मैसेज भेजती है, ये पूछते हुए कि क्या वो सब कुछ कभी सच था या सिर्फ एक नाटक। मैं कोई जवाब नहीं देता। अब तक मैं लिडिया को पूरी तरह समझ चुका हूँ। वो मुझसे प्यार करने की बात कहती है,
पर उसने अगर कभी किसी से सच में प्यार किया है तो खुद से किया है। उसके लिए मैं एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं था, कोई ऐसी खूबसूरत चीज जिसे दिखाकर वो इतरा सके। विदेश में अपने दूसरे साल में मैं कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने का हर मौका लपकता हूँ। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता जाता है और कुछ ही समय में एक्सचेंज स्टडीज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। मैं गोल्ड अवार्ड से भरा एक सूटकेस लेकर चाइना वापस लौटता हूँ। प्लेन से उतरते ही मैं अपने पेरेंट्स और पुराने रूममेट्स को फूलों के साथ इंतजार करते हुए देखता हूँ। रही बात लिडिया की, तो मैं जानता हूँ कि अब उसके पास मेरी जिंदगी में आने का कोई टिकट नहीं है। हम इस विशाल भीड़ में एक दूसरे के पास से गुजरने वाले दो अजनबियों से ज्यादा कुछ नहीं है।